हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज संजीव पांडे और आप देख रहे हैं एड्यूहैप। आज हम सटीक सीरीज के अंदर 9th बायोलॉजी का एक जबरदस्त चैप्टर करने जा रहे हैं, जो कि हमारी शुरुआत होगी 9th बायोलॉजी, दैट इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और इसके अंदर हम बेसिकली सेल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सेल के अंदर जो भी डिटेल ऑर्गेनल्स होते हैं उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, उनके स्ट्रक्चर, उनके फंक्शन, उनकी डिटेल्स को हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, वो भी टू दी पॉइंट। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो कि मैं आपको बताता हूं कि भाई अगर आपको हम जो यहाँ लिखते हैं ना, और ये पूरा जो प्रेजेंटेशन होता है इसका जो नोट्स बनता है, ये नोट्स आपको एड्यूहैप की हमारी ऐप पर मिल जाएगा, जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, तो जाके डाउनलोड कर सकते हो आप। ठीक है, जो भी पिछले चैप्टर्स या आगे ही चैप्टर्स है वो सब उसी पे आने वाले हैं, उसके नोट्स। राइट, आओ शुरू करते हैं आज की कहानी। तो बेसिकली जब आप जैसे हमारे बाहरी दुनिया में होता है कि कोई भी चीज़, जब जैसे फैक्ट्री में कोई चीज़ प्रोड्यूस हो रही है तो उसका एक प्रोडक्शन यूनिट है, यानी एक मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ से मैन्युफैक्चर हो रहा है। और जब मैन्युफैक्चर हो जाता है उसके बाद में फिर वो डिलीवरी सिस्टम की, वहाँ से कैसे उसको प्रॉपरली पैक करके और उसको जगह जगह पे ट्रांसपोर्ट करना है, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद में उसका यूटिलाइजेशन कैसे होगा। सो देयर आर लॉट ऑफ स्टफ्स, है ना। हमारे बाहर की दुनिया में जैसा होता है वैसे ही हमारे सेल के अंदर भी होता है। तो हमारे सेल के अंदर भी देयर इज अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। हालांकि नाम ये नहीं रहेगा, जस्ट मैं तुमको बता रहा हूँ, आगे जाके हम उसको समझेंगे। सो ऐसा यूनिट भी होगा जहां पर चीजें मैन्युफैक्चर होती है, बनती हैं, सिंथेसाइज होती हैं, और उसके बाद जब वो बन जाती है तो उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी एक सिस्टम होगा हमारे सेल के अंदर। ठीक है, तो मैं ऐसे नाम दूंगा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, पैकर्स एंड मूवर्स। ठीक है, पैक करके मूव करने वाला, डिस्पैच करने वाला, है ना। वी हैव सुसाइडल बैग और गार्बेज बैग। तो ये सारी चीजें भी है, मतलब सेल के अंदर सुसाइड बैग भी पड़ा है जो सेल को तबाह कर सकता है पूरा। ठीक है, और ऐसा सिस्टम भी जो असल में जिसमें कचरा भरा जाता है। ओके, इसके बाद वी हैव समथिंग कॉल्ड ब्रेन ऑफ द सेल। ठीक है, कुछ ऐसा भी हिस्सा होता है जिसको ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं। अगर आपको ये अभी पता लग गया कि क्या है वो हिस्सा, तो नीचे कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, और उसके बाद आते हैं पावर हाउस। जी हाँ, पावर हाउस क्या होता है? पावर हाउस जैसे बिजली घर, जहां पे ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, बिजली उत्पन्न हो रही है। ठीक है, ज्यादा हिंदी बोल रहा हूं मैं। ठीक है, तो पावर हाउस ऑफ दी सेल वी हैव स्टोर रूम। ठीक है, पावर हाउस में एनर्जी, सेल के लिए एनर्जी जो है वो ऑब्टेन हो रही है। देयर इज स्टोर रूम, जहां पे चीजें स्टोर करी जाएंगी, रखी जाएंगी। देखो, कहीं पे मैन्युफैक्चर हो रहा है, कहीं से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कहीं पर जाके स्टोर किया जा रहा है। सो देयर आर हेल लॉट ऑफ थिंग्स, दुनिया भर की चीजें हैं यहाँ पर जो सेल के अंदर है। देयर इज ऑल्सो किचन ऑफ द सेल। सेल के अंदर अपना किचन भी है। क्या बात है यार। ठीक है, जहां पे उसका खाना बनेगा, सिंथेसाइज होगा फूड। ठीक है, सो यू कैन से कि भाई ऑलमोस्ट पूरा संसार जो है एक सेल के अंदर बसा हुआ है। देयर इज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, पैकर एंड मूवर, सुसाइडल बैग और गार्बेज बैग, ब्रेन ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल, स्टोर रूम, वी हैव किचन इन द सेल, सारी चीजें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं भाई सेल के वेराइटीज से। सो ये आपको जो यहाँ पर 4 चीजें दिख रही हैं, दिस इज ऑलमोस्ट हमारे बॉडी का डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। ठीक है, जैसे ये है न्यूरॉन, हमारा ब्रेन, हमारा स्पाइनल कॉर्ड, हमारे नर्व्स, हमारा पूरा नर्वस सिस्टम जिससे बना हुआ है वो इसी तरीके के सेल से बना है। दिस इज कॉल्ड न्यूरॉन और द नर्व सेल। ठीक है, देखो कैसा इसका शेप है, वेरी डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मली जो तुम्हें स्ट्रक्चर दिखा होगा। एंड दिस इज ये हमारा स्किन का जो सेल्स होता है, ये वो सेल्स है। ठीक है, और दिस इज ओवम, स्पर्म, ये भी सेल्स है। ठीक है, अच्छा ये कौन सा सेल है, जरा बताना, ये कौन सा सेल है? ये भी हमारी बॉडी का ही एक सेल है। शेप को देख के थोड़ा सा अंदाजा लगाना है तुमको। और इसके अलावा तुमको पता है कि सबसे बड़ा सेल जो इस धरती पे एग्जिस्ट करता है वो कौन सा है? जो अभी अभी प्रेजेंट में एग्जिस्ट करता है सबसे बड़ा सेल, इट इज नथिंग बट, देखो मैंने बताया कि दिस ओवम, या फिर इसको एग सेल भी कह सकते हो।
तो एग भी एक सेल है। तो ऐसे एनिमल्स या ऐसे बर्ड्स जो अंडा देते हैं, दैट अंडा इज ऑल्सो अ सेल। तो भाई सबसे बड़ा अंडा कौन सा होगा, सबसे बड़ा पक्षी कौन सा होगा? ठीक है सर, इतना क्या ही बता रहे, बड़ा ही कॉमन है वो। यस, इट इज दी ऑस्ट्रिच का अंडा। ठीक है, ऑस्ट्रिच का अंडा इज ऑल्सो अ सिंगल सेल, सिंगल सेल है वो। ठीक है, देखो क्या ही साइज है उसकी, वाह। इसके बाद आते हैं हम टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेल्स दे आर हैविंग। मतलब इस धरती पे ऐसे प्राणी, ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी रहते हैं जो कि सिंगल सेल से बने हुए हैं, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी रहते हैं जो एक से ज्यादा सेल से बने हैं। ठीक है, जो सिंगल सेल से बने हैं उनको बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, है ना, यूग्लिना, दे आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो मोर देन वन सेल से बने उनको बोलते हैं मल्टी सेलुलर। भाई हम मल्टी सेलुलर, बहुत सारे सेल्स हमारी बॉडी में। ठीक है, तो यूनिसेलुलर भी एग्जिस्ट करते हैं और मल्टी सेलुलर भी एग्जिस्ट करते हैं। यूनिसेलुलर मेड अप ऑफ वन सेल, मल्टी सेलुलर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल। ठीक है, यूनिसेलुलर में क्या होता है, सिंगल सेल परफॉर्म्स ऑल द लाइफ एक्टिविटी, ऑल द लाइफ फंक्शंस। यहां पर क्या होता है, स्पेशलाइज सेल्स परफॉर्म डिफरेंट लाइफ फंक्शंस। ठीक है, जैसे नर्व सेल है ना, कार्डियक सेल्स है, हर एक का फंक्शन अलग अलग होता है। यहां पर एक ही सेल को सारा काम करना है, खाना भी खाना है, रिप्रोड्यूस भी करना है, वेस्ट भी एक्सक्रीट करना है, मूवमेंट भी करनी है, सब उसी को करना है, क्योंकि एक ही सेल है भाई। ठीक है, एग्जाम्पल अमीबा, बैक्टीरियाज एटसेट्रा। और यहां पर एग्जाम्पल ह्यूमंस, है ना, कोई भी और जानवर के नाम ले लो। ठीक है, तुम एक सिंपल सी बात समझो कि एक ऐसी दुकान है जहां पर एक ही बंदा रहता है, एक ही बंदा पूरी दुकान चलाता है, और एक ऐसी दुकान है जो ऑलमोस्ट एक सुपर मार्केट है जहां पे समझो 50 ही लोग काम करते हैं। तो यहां पर क्या होगा, जहां 50 लोग काम करते हैं, एक बंदा अकाउंट्स डिपार्टमेंट में प्रॉपरली बैठा होगा, है ना, काउंटर पे बैठा होगा। एक बंदा होगा जो डिस्ट्रीब्यूट, मतलब सामान के पास बैठा होगा, पर्टिकुलर कपड़े के जोन में बैठा होगा। एक बंदा होगा जो ग्रोसरी की तरफ बैठा होगा। ठीक है, एक बंदा होगा जो क्लीनिंग कर रहा होगा, एक बंदा होगा जो पूरी चीजों को मैनेज कर रहा होगा। सो हर एक बंदे का अपना अपना स्पेशलाइजेशन है इस सुपरमार्केट में। पर जो ये अपने सिंगल ओनर और सिंगल बंदे हैं जिनका वो शॉप है, उनका क्या होगा, वो अकाउंट्स भी वही देख रहे हैं, सामान भी वही पैक कर रहे हैं। ठीक है, सफाई भी वही कर रहे हैं। सो वो एक ही बंदा सारा काम कर ले रहा है। सो ऑब्वियसली वही होता है यूनिसेलुलर के साथ, राइट। तो आई होप तुमको ये समझ में आ गया। अब हम चलते हैं सेल थ्योरी की तरफ। नाउ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, समझ रहे हो। तो यानी कि हम बात कर रहे हैं कि ये जो हमारा जितना भी, जैसे एक पूरा इमारत जो होता है, पूरा बिल्डिंग जो होता है, बिल्डिंग बनता है छोटे छोटे ब्रिक्स को जोड़ के, छोटे छोटे ईंटे को जोड़ के, बड़े मेहनत से बिल्डिंग बनता है ना। वैसे ही हमारा बॉडी भी जो है छोटे छोटे ब्रिक्स जैसे स्ट्रक्चर से ही बना हुआ है। व्हाट इज दैट? दैट इज सेल। सेल आपस में जुड़ जुड़ के टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू आपस में जुड़ के ऑर्गन्स बनाते हैं, और ऑर्गन्स आपस में कंबाइन करके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे इंटेस्टाइन इज एन ऑर्गन, स्टमक इज एन ऑर्गन, है ना, लीवर इज एन ऑर्गन, पर ये सब मिलके बने हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट। तो दिस इज वन ऑर्गन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम इज वन ऑर्गन सिस्टम। ऐसे हमारी बॉडी में किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये सब सिस्टम को मिला के जो है एक ऑर्गेनिज्म बनता है। सो सेल मेक्स टिश्यू, टिश्यू मेक्स ऑर्गन, ऑर्गन मेक ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से आया ऑर्गेनिज्म। ओके, आगे देखो यहां पर क्या दिया है। सेल थ्योरी ये कहता है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ। अच्छा ये बताना, सेल को किसने डिस्कवर किया था? 1669 की बात है, पक्की बात है, डेट सही बोल रहा हूं। सेल को किसने डिस्कवर किया और कब, एग्जैक्ट बताना, ठीक है। और वो कौन सी कंडीशन में, उससे पहले सेल क्यों नहीं डिस्कवर्ड था भाई?
उससे पहले सेल क्यों नहीं डिस्कवर्ड था। ठीक है, सेल थ्योरी देखते हैं क्या है। सेल थ्योरी जो उस वक्त दिया गया था वो क्या है, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। ठीक है, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ, ये तो हमने अभी देखा, चाहे वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं, राइट। ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो नए सेल्स हमारी बॉडी में आते हैं वो कहां से आते हैं, वो पुराने सेल्स ही रिप्रोड्यूस कर रहे हैं ना, तो नए सेल जो है वो पुराने सेल से ही डिवाइड होके आए हुए हैं, राइट। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनिज्म दैट परफॉर्म्स ऑल द फंक्शन। सेल जो है वो बेसिक यूनिट है ना, हम तो वही बोल रहे हैं, चैप्टर का नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिससे हमारा पूरा स्ट्रक्चर बना है, बॉडी पूरा बना हुआ है और हमारा बॉडी डिफरेंट फंक्शंस कर पा रहा है। क्यों पा रहा है, सेल्स की वजह से। सो सेल इज दैट बेसिक यूनिट। तो 3 पॉइंट सेल थ्योरी की मेन कौन से हैं, पहला है ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, वन और मोर सेल्स। दूसरा है ऑल द सेल्स कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, और तीसरा है सेल फॉर्म्स द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, आगे तो सेल, ये वर्ड का जो मीनिंग है, जो वर्बल मीनिंग है इसका, सेल, ये तुमने सुना होगा कि किसी कैदी को एक सेल में डाल दिया, तो सेल क्या होता है, वो छोटा सा एक ऐसा एरिया होता है, छोटा सा एक रूम होता है जिसमें उसको डाल दिया, तो वो उसको सेल कहते हैं। तो सेल इज नथिंग बट अ लिटिल रूम, छोटा सा एक रूम। ठीक है, इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, हमारी बॉडी का जो सबसे बेसिक यूनिट, जिसकी वजह से पूरा हम स्ट्रक्चर तैयार हुआ है हमारा, और जिसकी वजह से बॉडी इतना सारा फंक्शंस परफॉर्म कर लेता है, तो इसलिए उसको क्या कहा गया, इट इज द स्ट्रक्चरल यूनिट। पूरे स्ट्रक्चर का, यानी एक ऑर्गेनिज्म जो बना हुआ है, जो इतना बड़ा जो बिल्टअप दिख रहा है, उसका जो बेसिक यूनिट है वो सेल है। और जो हम हमारी बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस हो पाते हैं, जो हम डिफरेंट फंक्शंस कर पाते हैं, एक्टिविटीज कर पाते हैं, उसका वो तब कर पाते हैं जब हमारा हर एक सेल बेसिक लेवल पे अपना फंक्शंस कर रहा है। इसलिए उसको स्ट्रक्चरल यूनिट एंड फंक्शनल यूनिट दोनों कहते हैं। ठीक है, आगे तो जैसे मैं बताया कि हमारा जैसे एक बिल्डिंग है, बड़ी इमारत है, वो तैयार हुई है छोटे छोटे ब्रिक्स को जोड़ के, उसी तरीके से कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो तैयार हुआ है डिफरेंट सेल, छोटे छोटे सेल्स को जोड़ के बना हुआ है। ये देखा है, ये पिक्चर याद होगा जिसने टारगेट 95+ पढ़ा है। हाँ, नहीं याद है, बढ़िया, याद है तो भी बढ़िया, आगे देखिए। हाँ, सो मूविंग अहेड, अब यहां पर हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोकैरियोटिक, व्हाट डू यू मीन बाय यूकैरियोटिक। प्रो वर्ड आता है यहां पर, प्रो मतलब एडवांस नहीं, यहां प्रो मतलब प्रिमिटिव है। और यूरोप, हम बोलते यूरोप इज एडवांस, तो यहां पर यूकैरियोटिक इज ऑल्सो द मॉडर्न टाइप, या मॉडर्न टाइप नहीं बोलेंगे, but the new type of cell. This is primitive type, this is new type. सर primitive type के सेल कैसे दिखते थे, देखो ऐसे दिखते थे, अजीब से ऐसे रेशे रेशे होते थे क्या, मतलब अभी भी हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं। बैक्टीरिया के जो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया के सेल्स है, दे आर प्रोकैरियोटिक टाइप। ऐसा नहीं है कि दे हैव लेस एडवांटेज इन लिविंग या सर्वाइवल के बेनिफिट्स नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये थोड़ा बेसिक टाइप ऑफ सेल है। ठीक है, सो देयर इज सीलिया, ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर इसको सीलिया कहते हैं, पैरामीशियम में भी होता है वैसे। ठीक है, और ये जो बड़े हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ये हंटर जैसे स्ट्रक्चर्स को फ्लैजेलम कहते हैं। सो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है, इसका नॉर्मली यही होता है क्योंकि मोस्टली दे आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो उनको खुद ही अपनी जिंदगी चलानी है, मूव करना है, सब कुछ करना है, इसलिए उनको हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स भी होता है जनरली उनके सेल पे, और ये विप लाइक स्ट्रक्चर भी। तो सीलिया भी प्रेजेंट है और फ्लैजेलम भी प्रेजेंट है। फ्लैजेलम इज फॉर सिंगुलर, फ्लैजेला बोले तो प्लूरल। ठीक है, तो यहाँ बहुत सारे हैं, 4 है, तो मैं फ्लैजेला बोलूंगा। ठीक है, और इसके अलावा और भी चीजें हैं, सो देख लो। फिलहाल प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड उस तरफ है यूकैरियोटिक सेल्स। ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन दिस। ठीक है, आते हैं। सो व्हेन आई से प्रोकैरियोटिक,
साइज इनका जनरली क्या होता है, स्मॉल, जनरली दे आर स्मॉल साइज्ड, ठीक है। कितना साइज होता है सर, सो 1 to 10 माइक्रोन, 1 to 10 माइक्रोमीटर। एक माइक्रोमीटर कितना होता है, 1 माइक्रोमीटर इज 10⁻⁻⁶ मीटर, मतलब कितना 0.00000 और फिर आगे आएगा 1। दिस इज 1 माइक्रोमीटर, ये है 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू दिस मच ऑफ मीटर। बहुत छोटा होता है 1 माइक्रोमीटर, ठीक है। अच्छा, तो ये 1 से 10 माइक्रोमीटर इसकी साइज होती है, किसकी, प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक सेल्स की साइज होती है 5 to 100 माइक्रोमीटर, 5 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर, ये यूकैरियोटिक की साइज होती है, ठीक है, सेल साइज होती है इसकी। ओके, तो यानी ये बड़े सेल्स है, जो नए वाले टाइप के सेल्स है वो थोड़े से बड़े सेल्स है। ओके, इसके बाद न्यूक्लियर रीजन, न्यूक्लियर रीजन इसका सेल का सबसे अहम हिस्सा होता है न्यूक्लियस, सेल का कंट्रोल सेंटर होता है न्यूक्लियस, पूरे सेल को चलाने वाला होता है न्यूक्लियस। जैसे एक देश का एक कैपिटल सिटी होता है, कैपिटल होता है जो पूरे देश को रन करता है, या फिर एक कह सकते हो एक फाइनेंशियल सेंटर होता है जो पूरे कंट्री को रन करता है। वैसे यहां पर भी एक सेल को रन करने वाला उसका न्यूक्लियस होता है। तो यहां पर देखो यूकैरियोटिक में क्या कहा गया है, न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड एंड सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहां पर इसका न्यूक्लियस, जो नए टाइप के सेल्स हैं जो बाद में इवोल्यूशन में इवॉल्व हुए हैं, ठीक है, दे आर ऑफ न्यू टाइप, दे आर वेल डिफाइंड एंड दे आर सराउंडेड बाय प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है वहां पर। इनफैक्ट डबल मेम्ब्रेन होता है ये, ठीक है। तो प्रॉपरली उसके अंदर चीजें हैं, सही तरीके से अरेंज्ड हैं, वेल डिफाइंड है विथ प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। किसमें, जो न्यू या यूकैरियोटिक। देखो जितने प्लांट सेल्स हो गए, हायर एनिमल्स के एनिमल सेल हो गए, ठीक है, चाहे अमीबा भी क्यों ना हो, पैरामीशियम भी क्यों ना हो, वो सब इसी में आता है, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में जैसा मैंने बताया, इसमें बैक्टीरियाज और वो आते हैं, बैक्टीरियाज ही आते हैं मेनली, ठीक है। स्टिल ये दोनों सेल्स आज भी एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा नहीं कि ये तो है ही, और ये वाले भी बैक्टीरियाज आज भी हैं, राइट। इनका न्यूक्लियस को देखो नॉर्मली ने क्या नाम दिया गया है, न्यूक्लियोइड, और इनके सेल के ऊपर कंपल्सरी देखो सेल वॉल है। यहां पर भी होता है, प्लांट सेल के ऊपर होता है, ठीक है, पर इनमें देखो कंपल्सरी सेल वॉल है, ठीक है, राइबोसोम्स सब देखेंगे आगे अपन, और सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन तो खैर यहाँ पर भी होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर का जो प्लाज्मा है वो भी रहता है दोनों साइड में, ठीक है। सो न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहां पर क्या बोलेंगे अपन, न्यूक्लियर रीजन नॉट वेल डिफाइंड, ठीक है, दे आर ऑफ प्रिमिटिव टाइप, न्यूक्लियस इज ऑफ प्रिमिटिव टाइप। देखो नाम भी इसलिए पड़ा, एक बात याद रखना कि ये प्रोकैरियोटिक नाम क्यों पड़ा है, प्रोकैरियोटिक नाम इसलिए पड़ा है, प्रो का मतलब है प्रिमिटिव, प्रो का मतलब है प्रिमिटिव, और कार्यो का मतलब होता है, कार्यो का मतलब होता है बच्चा न्यूक्लियस, ठीक है, प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस। और यहां पर उस प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, देखो यहां पर दिया हुआ है, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड, ठीक है। प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस है प्रोकैरियोटिक में, जिसको न्यूक्लियोइड कहते हैं, राइट। यहां पर क्या है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहां पर है प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस नॉट वेल डिफाइंड एंड दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड, ठीक है। तो एक हो गया सेल साइज के बारे में, छोटा बड़ा, एक होता है न्यूक्लियस वेल डिफाइंड है या नहीं, नहीं है, न्यूक्लियोइड यहां पर वेल डिफाइंड है विथ प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखो न्यूक्लियस के अंदर एक थ्रेड लाइक मटेरियल होता है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, और ये टर्म तुमने सुना भी होगा, विच इज कॉल्ड क्रोमोसोम्स। हर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जैसे या हर स्पीशीज में, जैसे ह्यूमन वाली स्पीशीज में, हमारे में ह्यूमंस में क्या है,
हमारे हर सेल के न्यूक्लियस में कितने 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्सेप्ट अ फ्यू टाइप में, उसमें भी टाइप है, पर मेजरली ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन की जो डाइप्लॉइड सेल्स है, नॉर्मल सेल जिसको हम बोलते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमंस के अंदर। तो मैं हूं, आप हैं, जितने भी ह्यूमंस हैं, दे हैव 46 क्रोमोसोम्स। ऐसे ही दूसरे एनिमल्स या दूसरे टाइप के ऑर्गेनिजम्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम कहां होता है? देखो ये जो थ्रेड लाइक मटेरियल दिख रहा है इसके अंदर, दैट इज क्रोमोसोम, यानी न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम। हमने बोला सेल का कंट्रोलिंग सेंटर है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर जो इंफॉर्मेशन जिसके अंदर एग्जैक्टली कैद है, न्यूक्लियस जिस वजह से न्यूक्लियस है, कंट्रोलिंग सेंटर है, उसका जो इंफॉर्मेशन जिसमें कैद है, इट इज इनटू द क्रोमोसोम्स, राइट। अब देखो प्रोकैरियोटिक में हमेशा सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, यानी उनके न्यूक्लियस में सिर्फ एक क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। वैसे हमारे हर सेल की न्यूक्लियस में वी हैव, जैसे मैंने बताया, 46 क्रोमोसोम वन नॉर्मल सेल्स में। तो हर जो भी एनिमल्स जो यूकैरियोटिक में आते हैं, दे ऑलवेज हैव मोर देन वन क्रोमोसोम। प्रोकैरियोटिक में ऑलवेज हैव सिंगल क्रोमोसोम्स इन देयर न्यूक्लियस, यहां पर मोर देन वन क्रोमोसोम। ठीक है, और इसके अलावा इसमें बहुत सारे सेल के अंदर के जो पार्ट्स है वो यहां प्रेजेंट होते हैं। कहां पर? यूकैरियोटिक में। देयर आर डिफरेंट स्पेशलाइज्ड पार्ट्स इनसाइड द सेल, और जिनको क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। सो यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन वाले अच्छे अच्छे सेल ऑर्गेनल्स यहां प्रेजेंट हैं। ठीक है, मैं यहां क्या बोलूंगा? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट। यहां पर हम क्या बोलेंगे? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट। यहां पर सिर्फ देखो बेसिक चीजें, न्यूक्लियोइड है, सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, और कुछ राइबोसोम्स हैं, बाकी पूरा साइटोप्लाज्म भरा पड़ा है। इसमें दुनिया भर की चीजें हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइजोसोम्स है, गोल्गी अपैरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दुनिया भर की चीजें, वो हम आगे देखेंगे। इसी के बारे में बेसिकली हम डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो एंड याद रखो, प्रोकैरियोटिक ऑलवेज यूनिसेलुलर होता है। दे कैन बी यूनिसेलुलर, दे कैन बी मल्टीसेलुलर, पर प्रोकैरियोटिक हमेशा यूनिसेलुलर। ये पॉइंट भी ऐड कर सकते हो आगे जाके इफ यू वांट एक्स्ट्रा पॉइंट्स। तो देखो यहां पर क्या था, पहला था सेल साइज 1 से 10 माइक्रोन, 5 से 100 माइक्रोन। उसके बाद यहां पर न्यूक्लियर रीजन नॉट वेल डिफाइंड एंड न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। यहां पर वेल डिफाइंड विद प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके बाद यहां पर सिंगल क्रोमोसोम, यहां पर मोर देन वन क्रोमोसोम। यहां पर क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट, इधर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट। 4 पॉइंट्स हटाक आगे देखते हैं। तो मैं तुमको जो सेल टाइप्स बता रहा था, जिसमें मैंने अपने स्पर्म, ओवम, न्यूरॉन, ठीक है, एग सेल, और कौन सा देखा था अपन ने? स्किन के सेल देखे थे हमने। ठीक है, एक और भी देखा था हमने। ओके, तो दैट इज डिफरेंट। वैसे एक और है जो कि है एडिपोसाइट। ठीक है, एडिपोसाइट, जस्ट हैव अ लुक। सो प्रॉपर एडिपोसाइट। ठीक है, साइट का मतलब, साइट मतलब क्या होता है? सेल। एडिपोज ये टर्म किसके लिए यूज होता है? फैट के लिए। सो ये कौन से सेल्स है भैया? फैट सेल्स है। एडिपोसाइट्स, द फैट सेल्स ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी में जो फैट सेल्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से दिखते हैं। उसमें साइटोप्लाज्म है, उसमें न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस भी है, गोल्गी अपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया सब है। पर देखो एक बड़ा सा हिस्सा है जिसमें फैट भरा पड़ा है। तो हमारे जो फैट सेल्स होते हैं जिससे हम मोटे दिखते हैं, वो असल में इस तरह के सेल्स है। उसमें ऐसा कुशन जैसा पूरा, मतलब समझो ऑयल ऐसा भर गया है सेल्स के। ठीक है, सो दिस इज मेजर पोर्शन जो है इसका फैट रिजर्वॉयर है, फैट रिजर्व्स है वो। ठीक है, फैट सेल्स। अब ये फैट्स, कई लोगों को लगता है कि यार फैट्स अच्छे होते हैं, कई लोगों को लगता है अच्छे नहीं होते हैं, है ना, फैट्स बॉडी में भर जाए तो नॉट गुड। तो बॉडी फैट रखता ही क्यों है? सोच के देखो कि बॉडी में फैट की जरूरत क्यों है।
और फैट ज्यादा हो जाए तो दिक्कत है, पर कम रहे मतलब नॉर्मल अमाउंट में रहे तो फैट होना जरूरी भी है। सो व्हाई इज फैट नेसेसरी, ये आंसर आप अगेन कमेंट करके बताओगे। और देखते हैं भाई कौन कौन इसको सही जवाब दे पाते हैं, आगे देखते हैं। सो वी हैव यूकैरियोटिक सेल्स, नाउ वी हैव यूकैरियोटिक सेल्स। तो ये जो यूकैरियोटिक सेल्स है, यूकैरियोटिक सेल्स में वी हैव, इसमें भी टाइप्स आ गए, प्लांट सेल और एनिमल सेल। ठीक है, हालांकि बहुत फर्क नहीं है पर फिर भी कुछ पॉइंट्स का फर्क है जो बहुत ही प्रोमिनेंट भी है। ठीक है, तो यहां पर देखो प्लांट सेल्स और ये रहा अपना एनिमल सेल्स। अब इसमें याद रखना कि जो मेजर डिफरेंसेस हैं प्लांट और एनिमल सेल में, मैं आपको फिलहाल बता दूं, देन विल कम बैक टू कवर दैट एग्जैक्ट पॉइंट। ठीक है, तो प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, बाकी चीजें हम देखेंगे, जो भी बाकी जो चीजें दी है ना वो सब हम देखेंगे। फिलहाल जो मेजर हाईलाइटिंग पॉइंट्स है वो देख लो। प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, सेल वॉल प्रेजेंट, यू कैन सी सेल वॉल मतलब सेल मेम्ब्रेन भी होता है और उसके ऊपर सेल वॉल भी होता है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता, ओनली सेल मेम्ब्रेन इज देयर, यानी जैसे यहां पर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल है प्लांट सेल में, वहां पर नहीं होता। ठीक है, अच्छा इसी वजह से प्लांट थोड़ा सा सख्त होता है, थोड़ा कड़क होता है प्लांट बॉडी, बिकॉज दे आर सेल वॉल, थोड़ा रिजिड स्ट्रक्चर हो जाता है, राइट। और इनका सेल वॉल जो है वो एक खास तरह के आप कह सकते हो कार्बोहाइड्रेट या फाइबर से बना हुआ है, जिसको कहते हैं व्हाट इज दैट, सेल्यूलोज। प्लांट सेल्स का सेल वॉल किससे बना होता है, सेल्यूलोज से, याद रखना ये चीज। ठीक है, हर एक जो हमने पिछला पढ़ा था बैक्टीरिया, उसका सेल वॉल जरूरी नहीं कि सेल्यूलोज से बना हो, प्लांट सेल का सेल वॉल इज मेड ऑफ सेल्यूलोज। अच्छा, तो प्लांट सेल एनिमल सेल में एक मेजर डिफरेंस क्या है, दे हैव सेल वॉल, दे डोंट हैव सेल वॉल। सो सेल वॉल प्रेजेंट, सेल वॉल एब्सेंट। ओके, इसके बाद प्लांट्स के पास एक खास खूबी है जिससे वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, एक खास पिगमेंट है, दैट इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, क्लोरोप्लास्ट की जनरल कैटेगरी को हम प्लास्टिड्स कहते हैं। सो प्लास्टिड्स की वजह से ये अपना खाना खुद प्रिपेयर कर पाते हैं बाय फोटोसिंथेसिस और सो देयर प्लास्टिड इज प्रेजेंट। प्लांट सेल में प्लास्टिड्स क्या है, प्रेजेंट है। एनिमल सेल्स में प्लास्टिड्स क्या है, एब्सेंट है। सो प्लास्टिड्स प्रेजेंट, प्लास्टिड एब्सेंट। ठीक है, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट, उधर सेल वॉल एब्सेंट, इधर प्लास्टिड प्रेजेंट, उधर प्लास्टिड एब्सेंट। ठीक है, और इसके अलावा यहां पर देख सकते हो इसका जो सेंटर में इतनी बड़ी चीज क्या है ये, सो दिस इज द सेंट्रल वैक्यूल, दे हैव लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। प्लांट सेल में वैक्यूल यानी कि ये ऐसा खाली स्पेस होता है जहां पे स्टोरेज के लिए चीजें यूज की जाती हैं। आज ही मैंने स्टार्ट में स्टोर रूम वर्ड यूज किया था, सो एक्चुअली इट इज यूज फॉर दिस, हालांकि आगे हम देखेंगे उसको फिर भी। सो दे हैव लार्ज सेंट्रल वैक्यूल टू स्टोर थिंग्स, राइट, बिकॉज इनका अलग से कुछ एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है, तो जो भी चीजें वेस्ट भी है कुछ ऐसा तो स्टोर करने के लिए यहाँ पे यूज करते हैं। तो दे हैव लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एंड इनका वैक्यूल जो है वो छोटा छोटा होता है। ठीक है, दे हैव स्मॉलर वैक्यूल्स, दे हैव स्मॉलर वैक्यूल्स। ठीक है, यहां दिख नहीं रहा है पर ठीक है, नहीं दिख रहा तो बना लेते हैं। सो दे हैव स्मॉलर वैक्यूल्स। प्लांट सेल्स में एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स छोटे होते हैं, प्लांट सेल्स में एक सेंट्रल, छोटे वैक्यूल्स भी है वहां पर एक सेंट्रल लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट है। अब देखो कोई भी ऑर्गन हो या कोई भी तरह की चीज हो, उसमें उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है उसके सेंटर में होता है, जो उसका कंट्रोल सेंटर होता है वो सेंटर में होता है। तो उसी वजह से देखो एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस है वो उसके बीचों बीच एकदम ऑलमोस्ट बीचों बीच में है। ठीक है, सो न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द सेंटर। ये चौथी पॉइंट बता रहा हूं मैं। पहला सेल वॉल प्रेजेंट, सेल वॉल एब्सेंट, प्लास्टिड प्रेजेंट, प्लास्टिड एब्सेंट। फिर क्या बताया, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, यहां पर स्मॉलर वैक्यूल्स। ठीक है, इसके बाद क्या बता रहा हूं, अगर लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है तो सेंट्रल वैक्यूल ने सेंटर कवर कर लिया तो न्यूक्लियस कहां पे आ जाएगा, साइड में।
होना कहाँ चाहिए था, बीच में, पर सेंट्रल वैक्यूल आ गया तो न्यूक्लियस कहाँ पे आ गया, साइड में। सो यहां पर न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, इधर न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द सेंटर, इधर न्यूक्लियस प्रेजेंट एट द साइड। साइड के लिए एक वर्ड यूज करते हैं पेरीफेरी, PHE, न्यूक्लियस एट पेरीफेरी, पेरीफेरल है ना, साइड में प्रेजेंट है। न्यूक्लियस प्रेजेंट एट दी पेरीफेरी, यहां पर न्यूक्लियस प्रेजेंट एट दी सेंटर। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंसेस है बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। याद रखना, मैंने 4 पॉइंट्स दिए हैं। ओके, सेल वॉल प्रेजेंट, सेल वॉल एब्सेंट, प्लास्टिड प्रेजेंट, प्लास्टिड एब्सेंट, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट, वहां पर रिलेटिवली स्मॉलर वैक्यूल्स प्रेजेंट, और यहां पर न्यूक्लियस प्रेजेंट एट दी पेरीफेरी, और यहां पर न्यूक्लियस का जो लोकेशन है इन एनिमल सेल इट इज एट दी सेंटर, राइट। और जो डिटेल्स है बाकी, जो मैं ऑर्गेन्स की बात करूं, जो यार नहीं बता रहा हूं, वो आगे अपन वैसे भी कवर करने वाले हैं इन दी सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। सो हियर विल बी स्टडिंग डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स, अलग अलग सेल के पार्ट्स को डिटेल में हम पढ़ेंगे, उनके स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन। तो ये मैंने एकदम टू द पॉइंट रखा है, स्ट्रक्चर, फंक्शन। ठीक है, तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। तो ये क्या है भाई, सेल का एक बेसिक स्ट्रक्चर। सेल के ऊपरी हिस्से में, जैसे अभी प्लांट सेल का सेल वॉल है, उसके अंदर है सेल मेम्ब्रेन, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और उसके अंदर की जो चीज है, इसके अंदर जो फिलिंग भरा पड़ा है, जो कि जेली जैसी मटेरियल होती है, जो कि एकदम प्रॉपर, मतलब कह सकते हो इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ जेल, ऐसा मटेरियल भरा पड़ा होता है। जैसे एलोवेरा को के छिलके को निकालो एलोवेरा के, तो अंदर कैसा एलोवेरा को एकदम, है ना, एकदम स्लाइमी सा चीज होता है, वैसे इस सेल के अंदर भी वो चीज ऐसी भरी होती है। दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। साइटो वर्ड का मीनिंग मैंने बताया था, साइटो का मतलब होता है सेल, और प्लाज्म का मतलब होता है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा यानी यहां पर जेली जैसा मटेरियल। ठीक है, तो सेल वॉल, अगर प्लांट सेल हो तो सेल वॉल रहेगा, नहीं तो एनिमल सेल में तो नहीं होगा। अंदर सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है तुम्हारा साइटोप्लाज्म। अब मैंने ना एक एक्सपेरिमेंट किया था एग वाला, आई होप वो डल चुका है चैनल पर, तो आप उसको देखना कि एग को हमने ना एक एसिड में डिसॉल्व किया था, विनेगर में भी डिसॉल्व किया था, आई थिंक विनेगर वाला ही था वो, और उसके ऊपर का जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो हार्ड कवच होता है वो निकल गया, उसको डिसॉल्व कर दिया एसिड ने। अब वो ना एकदम जेली जैसा मटेरियल बन गया था, मतलब पतली सी मेम्ब्रेन के अंदर पूरा अंडा टिका हुआ था। तो पतला सा मेम्ब्रेन वाज दी सेल मेम्ब्रेन, अंडा इज अ सेल, सो दैट वाज दी सेल मेम्ब्रेन, और उसके अंदर वो प्लाज्मा जैसी चीज क्या थी, सो दैट इज साइटोप्लाज्म, राइट। तो आप समझ सकते हो अंडे का स्लाइमी चीज, दैट इज साइटोप्लाज्म, जिसको हम एग वाइट कहते हैं, राइट। तो ऑलमोस्ट देखो अंडे की तरह दिख रहा है, ओके। इसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा, न्यूक्लियस ऑफ द सेल। न्यूक्लियस ऑफ द सेल, all activities inside the cell interactions with the environment are possible। ठीक है, तो इंटरेक्शन विद सो सेल के अंदर की एक्टिविटी, बाहर के थ्रू कुछ एक्सचेंज करना हो, वो सब चीजें पॉसिबल है। ओह क्या हो गया बेटा, तो ये सब चीजें हम मतलब पढ़ेंगे, पर देखो पढ़ने का तरीका ऐसे होगा कि तुमका ऐसी शक्ल नहीं बनेगी। ठीक है, हम उसको इस तरीके से एकदम टू द पॉइंट रखेंगे, स्ट्रक्चर फंक्शंस, कि जितने ऑर्गेन्स सब कवर भी हो जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा। हाँ भाई साहब सच बोल रहा हूं। ठीक है, आगे देख, न्यूक्लियस ऑफ द सेल की बात करते हैं। सेल का सबसे अहम हिस्सा न्यूक्लियस है, उसकी बात करते हैं। तो न्यूक्लियस को डिस्कवर किसने किया था, डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, आप देख सकते हो बड़ी सी कल्ली और बढ़िया से बाल। ठीक है, हमारे रॉबर्ट ब्राउन भाई साहब। तो रॉबर्ट ब्राउन भाई साहब ने हमारे ये न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। एंड जो मैंने सवाल पूछा था, न्यूक्लियस इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ द सेल, वेरी ऑब्वियस रीजन। मैंने बताया कि भाई क्यों, ये चीज अपन ने ऑलरेडी सीख ली कि भाई सेल जो भी कुछ कर रहा है, सेल को जो भी कुछ कर्म करने को मिला है उसकी जिंदगी में, वो सेल को वो चीज मतलब कौन करवा रहा है उससे, तो इट इज बेसिकली द कंट्रोल सेंटर, जो सेल के सेंटर में बैठा है, द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, इट कंट्रोल्स द सेल लाइक एनीथिंग। मतलब सेल
पैदा होते ही उसको पता होता है कि इसको क्या करना है, उसका फंक्शन क्या होगा, ठीक है। उसको जो भी जिस ऑर्गेनिज्म का है, जैसे मान लो हमारी बॉडी का सेल है तो सब ह्यूमन फीचर्स होंगे उसके अंदर, तो हमारा पूरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या हमको जो हमारे पेरेंट्स से जो कैरेक्टरिस्टिक मिला है वो सब चीजें हमारे हर सेल के न्यूक्लियस के अंदर कैद है। तो इट इज लाइक इंफॉर्मेशन सेंटर, इट इज लाइक ब्रेन ऑफ द सेल, हेंस न्यूक्लियस इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ द सेल, ठीक है। पॉइंट्स देखो, स्ट्रक्चर फंक्शन की बात करते हैं। इट इज द डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी क्या है, डबल मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस के पास भी, ठीक है। फंक्शन क्या है, इट इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, सेल का पूरा कंट्रोल क्या काम करे कैसे करेगा वो पूरा इंफॉर्मेशन या पूरा कंट्रोलिंग कौन करता है, न्यूक्लियस करता है। इट स्टोर्स हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, है ना, जैसे मैंने बताया कि पेरेंट्स से जो भी हमको इन्फॉर्मेशन, जो डीएनए आए हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन है ना, कि हमारे आंखें कैसी होंगी, हमारा हाइट क्या होगा, जो पेरेंट्स से हमको मिला हुआ है, दैट ऑल इंफॉर्मेशन इज कंटेन इनसाइड दिस न्यूक्लियस ऑफ ऑल दी सेल्स, ठीक है। इट मेक्स आरएनए एंड प्रोटीन, ठीक है। न्यूक्लियस जो है वो राइबो न्यूक्लिक एसिड और अपने प्रोटीन बना सकता है, ठीक है। तो जिसके पास भी अपने खुद के डीएनए होते हैं, ठीक है, जिसके पास भी अपना खुद का इतना सारा उसके अंदर इंफॉर्मेशन सेंटर, तो अपने प्रोटीन, अपने लिए जो प्रोटीन है और अपने आरएनए वो खुद बना सकता है, ठीक है। इट मेक्स आरएनए एंड प्रोटीन। इसके बाद देखेंगे इन सब का भी काम आएगा। इट मेक्स राइबोसोम्स, ठीक है, न्यूक्लियोलस, तो यानी कि यहां पर राइबोसोम्स एक सेल ऑर्गेनल की तरह ही है, तो राइबोसोम्स हो गया, आरएनए हो गया, प्रोटीन हो गया, सब जो है न्यूक्लियस खुद बना सकता है। तो इसके फंक्शन आ गए, ठीक है। इसमें से भी दो जो ऊपर की फंक्शन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंटली याद रखोगे, ऐसा नहीं कि नीचे वाले इंपॉर्टेंट याद नहीं रखने, पर ये आपको मतलब लाइफ लॉन्ग याद रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं कि भाई न्यूक्लियस क्या है, कंट्रोल सेंटर, इट इज द इंफॉर्मेशन सेंटर। दो चीजें, इट इज द कंट्रोल सेंटर एंड इट इज द इंफॉर्मेशन सेंटर। पूरा सेल क्या काम कैसे कब क्या करेगा वो सब न्यूक्लियस को पता है। और इंफॉर्मेशन सेंटर मतलब सारे हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, हेरिडिटरी मतलब जो भी खानदानी इंफॉर्मेशन हमको हमारे पेरेंट्स से जो भी गुण मिले हैं, है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट एवरीथिंग इज कंटेन इनसाइड द न्यूक्लियस, ओके। अब आगे चलते हैं। द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, मैंने बताया था क्रोमोसोम्स। क्रोमो वर्ड का मतलब होता है कलर, और जोम्स मतलब फिलहाल यहां पर थ्रेड, तो कलर जैसे कलर्ड थ्रेड जो है वो यहां पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो थ्रेड लाइक मटेरियल कह सकते हो आप, थ्रेड नहीं एग्जैक्टली, ठीक है। सो न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम विच आर विजिबल एज रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर ओनली व्हेन सेल इज अबाउट टू डिवाइड। जब सेल डिवाइड होने वाला होगा ना तो ये ऐसे प्रॉपर इस तरह के स्ट्रक्चर में दिखाई पड़ता है, ठीक है। व्हाट इज दैट, इट इज क्रोमोसोम। क्या है ये, क्रोमोसोम है, ठीक है। सो न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम, और जब सेल डिवाइड होने वाला होगा तो प्रॉपरली ऐसा दिखता है, अदरवाइज वो एकदम ऐसा थ्रेड जैसे ही दिख रहा होता है, ठीक है। उसके बाद क्रोमोसोम कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। क्रोमोसोम्स के अंदर ही वो इंफॉर्मेशन है जो पेरेंट से अगले जनरेशन तक जाने में सक्षम होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ डीएनए दैट इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या तुमको डीएनए पता है? क्या तुमने इस तरह की चीज डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर देखा हुआ है? है ना, डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर, है ना, सर स्पाइरल सीडी कैसा होता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर। सो आई होप तुमने डीएनए जो है ये कहीं ना कहीं मूवीज में कहीं भी देखा होगा आपने, ठीक है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो यही वो डीएनए वाली चीज है जो पेरेंट से अगली जनरेशन में पास ऑन होती है, विच इज एक्चुअली प्रेजेंट इनसाइड द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का हिस्सा होता है ये डीएनए, ओके। क्रोमोसोम कहां है, हमारे न्यूक्लियस के अंदर, इट इज द इंफॉर्मेशन सेंटर, पर उसमें भी एग्जैक्टली जो इंफॉर्मेशन, जो पेरेंटल इंफॉर्मेशन है वो डीएनए के अंदर क्या होती है, ठीक है, विच इज द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, राइट। आगे देखते हैं। अब स्ट्रक्चर भी यहां पर लगभग दिखाई दिया है, तो मैं इसको मिटा दूं, आप देख सकते हो। तो ये है क्रोमोसोम और ये है डीएनए,
ठीक है, आगे। अब सेल वॉल की बात करते हैं भैया, सेल वॉल की बात करते हैं। सेल वॉल जो है क्या है? इट प्रोवाइड्स सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन फॉर दी सेल। सेल को, वॉल में थोड़ा सेलुलोज से बना हुआ है, थोड़ा हार्डनेस है ना, मैं प्लांट सेल की बात कर रहा हूं नॉर्मली। सो हार्डनेस प्रोवाइड कर रहा है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। सेल वॉल का जनरल फंक्शन भी वही है, चाहे प्लांट सेल को या किसी और का हो। इट प्रोवाइड्स सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू दी सेल। सेल को एक प्रॉपर मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करता है, प्रोटेक्ट भी करता है इनसाइड वाले पार्ट। स्ट्रक्चर क्या है? इट लाइज आउटसाइड दी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के ऊपरी सतह में, ऊपरी हिस्से में सेल वॉल प्रेजेंट है। फाउंड इन प्लांट, एल्गे, फंगाई एंड मैनी बैक्टीरियाज, नॉट फाउंड इन एनिमल सेल। सेल वॉल इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल, याद रहे, ठीक है। हमारे सेल पे सेल वॉल नहीं है, इसलिए इतना सॉफ्ट सेल है भाई, क्या बात है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और दी सेल मेम्ब्रेन, तो सेल वॉल के अंदर जो होता है, दैट इज जो एक्चुअली सेल के प्लाज्मा को पूरा पकड़ रहा है, पूरा होल्ड कर रहा है, पतली सी मेम्ब्रेन, इट इज कॉल्ड दी सेल मेम्ब्रेन। वो क्या है? वो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। फंक्शन क्या है उसका? फिजिकल बैरियर फॉर दी सेल, सेपरेट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, सेलेक्टिव परमिएबिलिटी एबिलिटी होती है इसके अंदर। मैं अभी एक को बारी बारी से बताता हूं। पहले लोकेशन देख लो। लोकेशन क्या है? सराउंडिंग दी सेल आउटर सरफेस। तो सेल को पूरा सराउंड करने वाला जो बाउंड्री है वो असल में सेल मेम्ब्रेन है, पूरे अंदर के हिस्से को वो अपने अंदर होल्ड करके रखता है। तो अब देखो यहां पर क्या बोला है, इट सेपरेट्स द इनर एंड आउटर हिस्सा। मान लो एनिमल सेल है, प्लांट सेल को अगर नहीं है, एनिमल सेल है, तो उसमें बाहर का सेल वॉल तो होगा नहीं। तो एनिमल सेल क्या कर रहा है? उसका जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या कर रहा है? इट इज एक्चुअली सेपरेटिंग द आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ द सेल। सेल के एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट को सेपरेट करने वाला सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। और इसके अलावा सिलेक्टिव परमिएबिलिटी होती है उसके अंदर। सिलेक्टिव परमिएबिलिटी का मतलब क्या होता है कि सिलेक्ट, नॉट एवरीथिंग विल बी परमिएबल हियर। हर चीज जो है वो अंदर बाहर नहीं आ जा सकती और हर वक्त नहीं आ जा सकती। सेल के रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीजें अंदर आ सकती हैं या चीजें बाहर जा सकती हैं, ठीक है। तो इसको सिलेक्टिव परमिएबिलिटी बोलते हैं। जैसे सॉइल पानी अगर ले रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, तो उसको बोलते हैं भाई परमिएबल सॉइल है, ठीक है। एबिलिटी टू अब्सॉर्ब, परमिएबिलिटी, ठीक है। सिलेक्टिव परमिएबिलिटी मतलब क्या है? हर बार वो एब्सॉर्ब नहीं करेगा, एज पर द नीड। तो चीजों को अंदर बाहर करना वो उसकी खूबी है, पर सिलेक्टिवली वो काम कर सकता है, ठीक है। इसके बाद साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर का जो प्लाज्मा है, जो जेली जैसा फ्लूइड है, सो फ्लूइड बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द ऑर्गेनल्स, उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, सेल प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, याद रखो, ठीक है। प्लाज्मा का मेम्ब्रेन और ये उसके अंदर का प्लाज्मा, ठीक है। इट कंटेन्स वाटर, सॉल्ट, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो साइटोप्लाज्म क्या कंटेन करता है? याद रखना, वाटर, सॉल्ट एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फंक्शन क्या है? इट एड्स इन मूवमेंट, यानी इट हेल्प्स इन मूवमेंट। जो चीजों को अलग अलग जगहों से जगह ट्रांसफर करना है, मान लो यहां से कोई एक ऑर्गेनल से कोई चीज यहां पर सेंड करनी है, तो वो वैक्यूम से होगा नहीं, हवा से होगा नहीं, यहाँ पर सेल में प्लाज्मा के थ्रू ही वो होके जाएगा। तो अलग अलग चीजों को यहाँ वहां ट्रांसफर, मूव करने का काम कौन करता है? हेल्प कौन करता है उस चीज में? सो इट इज, ऐसा नहीं कि ये करता है मूवमेंट, ये हेल्प करता है टू अलाउ थिंग्स टू मूव हियर एंड देयर, राइट। तो आई होप तुमको सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म हमने कर लिया, इवन न्यूक्लियस भी हमने पढ़ लिया, ठीक है, और वो भी बड़े आराम से। अब हम बात करते हैं सेल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, जो हमने अभी देखा था। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल तुम उसी एग की बात करते हैं हम, वो एग जिसको विनेगर में डाल के हमने क्या कर दिया, हमने उसको पूरा
ऊपर का जो कवच होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट का, वो डिसॉल्व कर दिया, अब वो रबर जैसे मेम्ब्रेन के अंदर वो कैद है। दैट इज ऑलमोस्ट लाइक जेली, लाइक आप देखना वीडियो जरूर, ठीक है। तो अब हमने क्या कर दिया, हमने उसको 3 ग्लासेस में डाल दिए, ओके, 3 ग्लासेस में डाल दिए उन अंडों को। अब हुआ ये कि इसके अंदर हमने कुछ फ्लूइड डाले, इसमें हमने प्रॉपर वाटर डाला, इस वाले में हमने मान लो हेवीली सॉल्टेड वाटर डाला, मतलब सॉल्ट सोल्यूशन है जिसमें पूरा भरपूर सॉल्ट भरा पड़ा है। और तीसरे वाले में मान लो हमने अंडे का ही सोल्यूशन डाल दिया, एग मिक्स ही डाल दिया, मतलब अंडे को फोड़ के और वो डाल दिया, उसी अंडे को नहीं, अलग दूसरे अंडे को, दूसरा अंडे को फोड़ के डाल दिया। अब तुम क्या देखोगे कि कुछ टाइम बाद ये स्वेल हो जाएगा, ये स्वेल हो जाएगा, ठीक है। कुछ टाइम बाद ये श्रिंक हो जाएगा और कुछ टाइम बाद ये सेम रहेगा। तो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, या फिर यहां पर कुछ तो हुआ है, कुछ तो चीजें मूव हुई हैं, ये इसकी साइज बढ़ गई, इसकी साइज छोटी हो गई और ये सेम रहा। सो यानी कि यहां पर कुछ तो मूव हुआ है, यानी वाटर मूव हुआ है। नॉर्मली मैं बताऊंगा वाटर मूव हुआ है, यहां पर स्वेल हुआ मतलब क्या, बाहर से वाटर अंदर मूव हुआ, ठीक है, बाहर से वाटर अंदर गया इसलिए वो स्वेल हो गया, पानी अब्सॉर्ब करके स्वेल हो गया, ठीक है। इसको कहते हैं एंडोऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इज मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू दी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, और सेल के अंदर मूव हुआ है ना, इसके लिए इसको बोला हमने एंडोऑस्मोसिस। और जहां पर सेल की साइज छोटी हो गई, एग इज अ सेल, सेल की साइज छोटी हो गई यानी उसके मेम्ब्रेन से कुछ चीज बाहर निकली है। क्या निकला है बाहर, वाटर बाहर गया है, तो दैट इज कॉल्ड एक्सोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस में पानी अंदर जाके वो स्वेल हो जा रहा है, एक्सोऑस्मोसिस में पानी बाहर जाके वो श्रिंक हो जा रहा है। और यहां पर कोई भी चीज का मूवमेंट क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि अंदर जिस टाइप का सोल्यूशन है, अंडा ही है ना वो, तो अंदर जैसा सोल्यूशन है बाहर भी उसी तरह का सोल्यूशन है, इसलिए कोई भी चीज अंदर बाहर मूव नहीं करी। आप ये समझो यहां पर ये वाटर था, सो ऑब्वियसली वाटर इज हाई कॉन्सेंट्रेशन इलाका ऑफ वाटर, बाहर वाटर ही है तो पानी भरपूर है। अब अंदर ऑलमोस्ट अंदर एग का अल्बुमिन ये जो भी है, पर दैट इज ऑल्सो लाइक कि वो क्या है, उसके अंदर भी वाटर है, पर आप समझ सकते हो कि बाहर वाटर ही है तो वाटर का हाई कंसंट्रेशन है और अंदर वाटर है लेकिन लो कंसंट्रेशन में, इसलिए वाटर हाई से लो में फ्लो करता है, वाटर हाई से लो में फ्लो करता है। मैंने दूसरे वाले में बाहर जानबूझ के हेवीली सॉल्टेड वाटर लिया, मतलब बहुत ही घना सोल्यूशन लिया, तो ऑब्वियसली बाहर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम था। कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहा हूं मैं, अमाउंट की नहीं, मतलब सॉल्ट इतना मिलाया गया कि वाटर का परसेंटेज कम है और अंदर कंपैरेटिवली ज्यादा होगा मे बी, इसलिए अंदर से वाटर जो है वो बाहर मूव किया है। सो यहां पर क्या हुआ, इनसाइड से आउटसाइड में मूव किया, दिस इज एक्सोऑस्मोसिस, और यहां पर आउटसाइड से इनसाइड मूव किया, दिस इज एंडोऑस्मोसिस, ठीक है। वो सब देखेंगे, ऑस्मोसिस इज मूवमेंट ऑफ वाटर, देखेंगे वो अपन आगे। और यहां पर कुछ नहीं हो पाया क्योंकि बाहर और अंदर का सोल्यूशन एक ही जैसा मीडियम कैरी कर रहा था। जब एक ही जैसी सॉल्युबल, एक ही जैसा जब सोल्यूशन का हालत हो, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन सेम है, दिस इज कॉल्ड आइसोटोनिक सोल्यूशन। और जहां पर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट का ज्यादा हो, यानी मान लो नमक इज द सॉल्यूट, वाटर इज अ सॉल्वेंट, तो जब कोई चीज मिलाई गई है बहुत गाढ़ी है तो इट इज कॉल्ड हाइपरटोनिक, ज्यादा गाढ़ा, हाइपर मतलब ज्यादा होता है, टॉनिक मतलब गाढ़ा, हाइपरटोनिक व्हेन द सॉल्यूशन इज हाईली डेंस, ज्यादा सोल्यूट मिला के उसको एकदम थिक बनाया गया, हाइपरटोनिक। हाइपोटोनिक का मतलब क्या है, जब जो चीज तुम मिला रहे हो वो कम है, उसमें वो कम गाढ़ा है, हाइपो इज लेस
हाइपर इज मोर, हाइपो इज लेस, हाइपर इज मोर। तो हाइपोटोनिक कम गाढ़ा, हाइपरटोनिक ज्यादा गाढ़ा, समझा? गाढ़ा यानी थिक, डेंस। मैं इसको मिटा रहा हूं और हम देखते हैं ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन अलॉन्ग विद सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो ना पहले तो मैं इसको डिफाइन कर लूं, ठीक है? द टाइप ऑफ मेम्ब्रेन that allows things to pass through it under certain special condition, only under certain special कंडीशन। अब वो स्पेशल कंडीशन क्या है? दैट इज बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस। इट इज नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस। एक तरफ हाई कॉन्सेंट्रेशन होगा चीजों का और दूसरी तरफ लो कॉन्सेंट्रेशन होगा। इसके एग्जाम्पल में आता है तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन। तुमने देखा हुआ रेजिन, जो किशमिश होता है, किशमिश को भी पानी में डालो स्वेल हो जाता है। क्या कर रहा है वो? वाटर को अंदर अब्सॉर्ब करके स्वेल हो रहा है, ठीक है? एंडो ऑस्मोसिस काइंड ऑफ, राइट? ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन ये दो डिफरेंट टर्म्स है। बायोलॉजी के अंदर का डिफ्यूजन बोल रहा हूं मैं, ठीक है? केमिस्ट्री में तूने पढ़ा हुआ है। सो व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस इज मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस ऑफ movement of water from its high concentration region to low concentration region. मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन रीजन, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं, राइट? अब डिफ्यूजन जो है उसमें बस वाटर हटा के और उसकी जगह तुमने एनी सब्सटेंस other than water like ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट, ठीक है? मतलब याद रखना ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन जो है सब मतलब सेम ही है प्रोसेस। मतलब इसके डेफिनेशन में वही लिखोगे, द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट, वेट्स एटसेट्रा फ्रॉम देयर हाई कॉन्सेंट्रेशन टू देयर लो कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन टर्म सेम ऑस्मोसिस जैसा ही है, सिर्फ अलग क्यों है दोनों? यहां पर वाटर की मूवमेंट की बात करी गई है और डिफ्यूजन वाले में एनी अदर सब्सटेंस की मूवमेंट की बात करी गई है। किसी और चीज की मूवमेंट है तो उसको हम डिफ्यूजन बोलेंगे, वाटर की मूवमेंट है स्पेसिफिकली तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं। और जैसा कि मैंने बताया एंडो ऑस्मोसिस और एक्सो ऑस्मोसिस, इसमें भी क्या हो रहा है? एंडो ऑस्मोसिस एंड एक्सो ऑस्मोसिस। एंडो सेल के अंदर चीजें मूव कर रही तो एंडो, और एक्सो ऑस्मोसिस क्या है? जब सेल्स थे बाहर चीजें, यानी चीजें क्या? वाटर। व्हेन द वाटर इज मूविंग इनसाइड द सेल इट इज एंडो ऑस्मोसिस, व्हेन द वाटर इज कमिंग आउट ऑफ द सेल इट इज एक्सो ऑस्मोसिस, ठीक है? तो यहां पर एक और टर्म है। अच्छा, अंदर बाहर क्यों होता है वो कंडीशन हमने थोड़ा बहुत देखा है, अगेन आई विल सी। So plasmolysis. Now what do you mean by plasmolysis? Plasmo यानी सेल प्लाज्मा, लाइसिस का मतलब है ब्रेकडाउन। लाइसिस वर्ड का मतलब साइंस में ना ये याद रखो कि तुमको ना बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ जो टर्म्स है उसका तुमको ध्यान रखना है।
प्लाज्मोलाइसिस, प्लाज्मो यानी सेल प्लाज्मा और लाइसिस का मतलब यहां पर ब्रेक डाउन। सो प्लाज्मा का ब्रेक डाउन क्या होगा सर, क्या ही होगा? सो प्लाज्मोलाइसिस इज द श्रिंकिंग ऑफ साइटोप्लाज्म। क्या है ये? इट इज द श्रिंकिंग ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म श्रिंक हो रहा है, छोटा हो रहा है साइटोप्लाज्म, ठीक है, ऑफ द प्लांट सेल in response to diffusion of water outside of the cell and into the high salt concentration solution. During plasmolysis, the cell membrane pulls away from the cell wall. तो मान लो सेल वॉल है, ये रूम एक सेल वॉल है, दिस वॉल्स, हार्ड वॉल्स आर, दे आर एक्चुअली सेल वॉल। और इसमें मान लो मैंने एक बड़ा सा बलून में पानी भर दिया और पूरे रूम के ऑक्यूपाई करने जितना बलून है वो, तो बेसिकली अगर मैंने इतना पानी भर दिया कि वो पूरा बलून जो है पूरे रूम को कैप्चर कर रहा है और दीवार से टच है। सो आप ये समझो कि जो बलून का वॉल है या बलून का जो मेम्ब्रेन है वो एक्चुअली इस वॉल के साथ टच है। पर अगर बलून में से कहीं से पानी निकलता रहे, थोड़ा थोड़ा करके पानी निकल रहा है, तो अब क्या होगा? क्या बलून अभी भी वॉल से टच रहेगा? नहीं, क्योंकि अब वो क्या हो रहा है? श्रिंक हो रहा है। So basically the shrinkage of cell membrane, because something is, plasma is moving out, सेल प्लाज्मा जो है सेल से बाहर जा रहा है, या फिर वो आप कह सकते हो वाटर जो है वो सेल से बाहर जा रहा है, प्लाज्मा कम हो रहा है, तो इसलिए सेल मेम्ब्रेन जो है छोटा हो रहा है। इसी को हम क्या बोलते हैं? बिकॉज प्लाज्मा इज लूजिंग हियर, ठीक है, सेल इज लूजिंग द प्लाज्मा, इट इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस, प्लाज्मा का ब्रेकडाउन, ठीक है। सो इट इज अ श्रिंकिंग ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है, ऑफ द प्लांट सेल इन रिस्पॉन्स टू डिफ्यूजन ऑफ वाटर आउट ऑफ द सेल। वाटर सेल के बाहर जाने से प्लाज्मा जो है वो श्रिंक हो रहा है, कम हो रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलाइसिस, राइट, ठीक है। उसके बाद है हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक। मैंने बताया हाइपो का मतलब है लेस, टॉनिक का मतलब है डेंस, थिकनेस कम है। हाइपर का मतलब है मोर, टॉनिक का मतलब है डेंस। आइसो का मतलब होता है सेम, टॉनिक का मतलब होता है डेंस। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने यहां बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाया है और इसके एक साइड में जस्ट यू कैन गेट अ गुड अंडरस्टैंडिंग, जैसे अगर ये चीज समझोगे तो। अच्छा सर, ये हम क्या पढ़ रहे हैं एग्जैक्टली? सेल मेम्ब्रेन, सेल ऑर्गेनल तो पढ़ना था हमको, ये अचानक से क्या पढ़ रहे हैं? बेसिकली ये थोड़ा सा जरूरी है, बीच में एक इंपॉर्टेंट टर्म है, उसके बाद हम वापस सेल ऑर्गेनल पे स्विच करेंगे, ठीक है। सो दिस इज दी सपोज सेल, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ये, और इसके दोनों साइड में सॉल्यूशंस, ठीक है, इस तरफ भी सॉल्यूशंस। ओके, तो ये जो सॉल्यूशन है और ये जो सॉल्यूशन है, सपोज इसमें 2 स्पून सॉल्ट है और 1 लीटर वाटर, ये साइड की बात कर रहा हूं। और अगले साइड में मान लो 10 स्पून सॉल्ट है, 10 स्पून सॉल्ट है और 1 लीटर वाटर। अब मैं ये कहता हूं कि सपोज सॉल्ट यहां पर 2% है, 2% सॉल्ट, तो वाटर कितना हुआ? वाटर हो गया 98%, क्योंकि 100% सोल्यूशन है ना, 2% सॉल्ट है तो 98% वाटर हो गया। इसमें अगर मान लो मैं कहता हूं 10% सॉल्ट है, मतलब वाटर कितना हो गया? 90% वाटर हो गया, ठीक है। तो अब कौन सा वाला
कम गाढ़ा है, कौन सा वाला ज्यादा गाढ़ा है? ऑब्वियसली जिसमें ज्यादा सॉल्ट है वो ज्यादा गाढ़ा है। सो इस तरफ का सोल्यूशन क्या हो गया? इस तरफ का सोल्यूशन हो गया हाइपरटोनिक, ज्यादा सॉल्ट मिला के। दिस इज सॉल्यूट, जो मिलाते हैं उसको सॉल्यूट बोलते हैं, SOLUTE, और जिसमें मिलाया जाता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। तो हियर इन बोथ द केसेस वाटर इज द सॉल्वेंट, सॉल्ट इज द सॉल्यूट। तो इसमें देख सकते हो यहां पर ज्यादा सॉल्यूट मिला के उसको गाढ़ा किया गया। मोर गाढ़ा इज मोर टॉनिक, इज हाइपरटोनिक, और जहां पर लेस डेंस है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे हाइपोटोनिक। ठीक है, तो ये बताओ कि अगर इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से कोई चीज मूव करनी होगी तो वो कहां से कहां जाएगी? वाटर कहां से कहां जाएगा? वाटर की कॉन्सेंट्रेशन हाई कहां है? देखो 98% वाटर है, यहां पर 90%। तो वाटर जहां पे हाई है वहां से वाटर जो है वो लो वाले में इस मेम्ब्रेन के थ्रू जा सकता है, फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। दिस इज द ऑस्मोसिस का मूवमेंट, हाई से लो में। ठीक है, वाटर का हाई यहां पर है, वाटर का लो यहां पर। तो वाटर कहां से कहां मूव करता है? फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक, है ना, लेस डेंस वाले से मोर डेंस वाले में जाता है, ताकि डेंसिटी बराबर की जा सके। सो वाटर मूव्स फ्रॉम हाइपो टू हाइपर। पर अगर इसी वाले में अगर मैं ये भी कहता हूं कि मान लो सॉल्ट भी मूव कर सकता है, डिफ्यूजन भी हो सकता है ना, सिर्फ ऑस्मोसिस थोड़ी। सो अगर डिफ्यूजन ऑफ सॉल्ट कहां से कहां होगा? सो जस्ट लेट मी नो, सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा कहां है? वाटर की बातें नहीं करनी, अब सॉल्ट को देखो, यहां 2% है, यहां 10 है। सो सॉल्ट का मूवमेंट कहां से कहां होगा? फ्रॉम हाइपर टू हाइपो। जहां सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है वहां से सॉल्ट लो वाले में फ्लो करेगा। ऑलराइट, सो दिस इज ऑस्मोसिस हमने देखा, डिफ्यूजन देखा, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, ओके, इवन आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक मतलब क्या? अगर मान लो दोनों तरफ 2-2 चम्मच मिलाया होता या दोनों तरफ 10-10 चम्मच मिलाया होता तो सेम तरह का कॉन्सेंट्रेशन होता। सेम तरह का कॉन्सेंट्रेशन है अगर दोनों साइड में सोल्यूशन के, तो उसको, उस कंडीशन को मैं आइसोटोनिक कंडीशन कहूंगा। आइसोटोनिक में कहीं हाई लो नहीं है, कहीं कोई फ्लो ही नहीं होगा। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। जो हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन जो हमारे सेल तक जाता है वो तो बाय हीमोग्लोबिन या आरबीसी की वजह से वो चीज़ हो पा रही है, पर जिस प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड सेल से निकल के और फिर हमारे रेस्पिरेशन में या ब्रीथिंग में बाहर जाता है, दैट प्रोसेस इज डिफ्यूजन फ्रॉम। देखो सेल लगातार CO2 प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो सेल के पास CO2 ज़्यादा हो गया, हाई कॉन्सेंट्रेशन, तो वहाँ से CO2 निकल के ब्लड में जाके सो हाई टू लो में फ्लो करते हुए निकल जाता है। ठीक है, तो बाय डिफ्यूजन कार्बन डाइऑक्साइड हमारे हर एक सेल से बॉडी के बाहर आता है। ओके, इसके बाद बात करते हैं सम इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गन, जैसा मैंने बोला था। ठीक है, तो यहाँ पर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करेंगे। दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जस्ट हैव अ लुक। देखो कैसे ट्यूब्स हैं, इसमें पतली पतली शीट्स है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करते हैं वो मैं आऊंगा उसके ऊपर। दूसरा है गोल्गी अपैरेटस, वेयर इज दैट? देखो ये है गोल्गी अपैरेटस, ऑलमोस्ट लुकिंग लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पर देखो थोड़ा डिफरेंस है, ये कनेक्टेड है, ये सिर्फ वेसल की तरह दिख रहे हैं। ठीक है, लाइजोसोम्स, वेयर आर लाइजोसोम्स? देखो कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई पॉकेट है जिसके अंदर कोई चीज भरी पड़ी है, कोई लिक्विड सा कुछ भरा पड़ा है, लाइजोसोम्स। इसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया। देखो ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, बाहर का मेम्ब्रेन दिख रहा है, अंदर का भी डीपली फोल्डेड मेम्ब्रेन है। दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। अगला है प्लास्टिड्स, ये प्लांट सेल्स में होता है, जो फोटोसिंथेसिस है ना, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, तो यही वो प्लास्टिड्स है। ठीक है, इसके बाद है वैक्यूल्स, दी स्टोर रूम्स ऑफ द सेल, है ना, जिसमें चीजें स्टोर की जा सकती है। सो नाम पहले याद रख लो। ठीक है, नाम पहले यहां पर याद रख लो। यू हैव एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस। ठीक है, यू हैव लाइजोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड वैक्यूल्स। ये 6 चीजें स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस का जब हम पढ़ेंगे तो चैप्टर हो जाएगा तमाम। ठीक है, तो आगे देखते हैं यहां पर। तो इसमें से जो एंडोप्लाज्मिक है, फिलहाल मैं छोटा सा हिंट दे दूं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, इट इज द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। ये कुछ तो सेल के अंदर मैन्युफैक्चर करता है, बनाता है।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, और वो जो चीज मैन्युफैक्चर करेगा, ये जो मैन्युफैक्चर करेगा, इसको ट्रांसपोर्ट करने वाला, इसको पैक करके मूव करने वाला, ठीक है, पैकर एंड मूवर कौन है इसका? तो इट इज दी गोल्गी अपैरेटस, ठीक है। सेल जब खराब हो जाएगा या सेल के अंदर कोई भी चीज कचरा पट्टी आ रहा है, कहीं बाहर से कुछ ऐसा वेस्ट आ गया, तो उसके लिए डस्टबिन कौन है? दिस इज दी डस्टबिन, जो ये लाइजोसोम है, ये डस्टबिन की तरह काम कर रहा है। और यही डस्टबिन के अंदर जो ये जहर है, जो इसके अंदर एक बहुत ही खतरनाक एंजाइम्स होते हैं, वो सेल को तबाह भी कर सकते हैं। कब? जब सेल किसी काम का नहीं बचा, जब सेल खराब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, सेल जो है वो किसी काम का नहीं रहा, ऐसे में इसके अंदर के जो खतरनाक एंजाइम्स है वो ब्लास्ट कर जाएंगे और पूरे सेल को तबाह कर देंगे, ठीक है। सो इसके लिए इसको सुसाइड बैग भी कहा जाता है। ओके, व्हेन आई से, सो अपना गोल्गी अपैरेटस, सो दिस इज मैन्युफैक्चरर, दिस इज पैकर मूवर, दिस इज द सुसाइडल बैग और द डस्टबिन, और ये वाला जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। यहां पर एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ओके। और प्लास्टिड्स की बात करें तो प्लास्टिड्स जो है, जैसा हमने बताया कि इट इज द किचन ऑफ द सेल, ठीक है, किचन ऑफ द सेल। ये खाना खुद प्रिपेयर करने में स्पेशलाइज्ड है, प्लांट सेल्स में होता है, नॉट इन एनिमल सेल्स। वैक्यूल इज नथिंग बट द स्टोर रूम, अलग अलग चीजों को स्टोर करना है तो वैक्यूल प्रेजेंट होता है। सो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी आ गई, ट्रांसपोर्टर पैकर मूवर भी आ गया, सुसाइड बैग और डस्टबिन भी आ गया, इसके बाद पावर हाउस ऑफ द सेल आ गया, किचन ऑफ द सेल आ गया, एंड ऑल्सो वी हैव द स्टोर रूम्स, ठीक है। तो ये 6 चीजें पढ़ते पढ़ते अपना चैप्टर हो जाएगा। सो स्टार्टिंग विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज नथिंग बट द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ द सेल। क्यों बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट? क्या मैन्युफैक्चर करता होगा? तो पहले ये समझो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना, इसके 2 टाइप्स होते हैं। एक जिसपे ऐसे दाने दाने स्ट्रक्चर, दाने दाने लगे होते हैं। सो दाने दाने क्या है? राइबोसोम्स, जिसकी वजह से इसका सरफेस थोड़ा रफ हो जाएगा, थोड़ा सा खुरदुरा सा हो जाएगा, और ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होते हैं जिसपे राइबोसोम्स नहीं लगे होते हैं, तो एकदम प्लेन सा स्मूथ सा रहेगा। सो दैट इज कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 टाइप्स हो गए, रफ एंड स्मूथ। और सिर्फ रफनेस और स्मूथनेस से ऐसा नहीं कि कुछ काम नहीं हो रहा, इससे इनका स्पेशलाइजेशन आता है। जिसके पास राइबोसोम्स है, वो दाने दाने, राइबोसोम जहां भी रहेगा वो अपना प्रोटीन खुद बना पाएगा। सो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स, द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर एबल टू प्रोड्यूस देयर प्रोटीन। तो ये प्रोटीन मैन्युफैक्चर करता है कौन? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सर फिर स्मूथ वाला क्या करता है? वो फैट मैन्युफैक्चर करता है। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो फैट मैन्युफैक्चर करता है, ठीक है। सो अब इसमें देख लो, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम is a large network of membrane bound tubes and sheets, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर, ये आपको एज अ स्ट्रक्चर इतना एक पॉइंट याद रखना है। ये एक नेटवर्क है, सिंगल कुछ नहीं है, इसमें बहुत सारे हैं। सो इट इज द लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन तो है ही कवर्ड, सो मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स, देखो ट्यूब्स भी हैं और शीट्स भी हैं। सो ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर, इट इज द लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स, ठीक है। इसके बाद इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूबुल्स एंड रॉड्स ऑफ ऑब्लॉन्ग बैग्स, है ना। तो ये रॉड्स और ट्यूब्स की तरह, ये पूरा एक बैग्स की तरह, एक वेसल की तरह स्ट्रक्चर है, ठीक है। क्या है यहां पर? राइबोसोम्स विच आर प्रेजेंट इन ऑल द एक्टिव सेल्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर, ठीक है। तो एक मिनट देख लो, ये इसके 2 टाइप्स जो है, कौन से आगे? एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके ऊपर राइबोसोम्स लगे हैं, वो रफ है,
और जिस पे राइबोसोम नहीं लगे वो स्मूथ है। ठीक है, अब हमने स्ट्रक्चर भी देखा, स्ट्रक्चर ये याद कर लो, इट इज द लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स। इतना ही बोला काफी है। इट इज द लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स। बड़ा नेटवर्क है, मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है और ट्यूब्स भी है उसमें, शीट्स भी है। ठीक है, और राइबोसोम्स जो कि यहां पर रफ पे प्रेजेंट है, राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर। भैया इसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था ना ये, यस, देखो प्रोटीन मैन्युफैक्चर किया इसने। और स्मूथ वाला जो है उसने फैट मैन्युफैक्चर किया। द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER, द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट और लिपिड्स। तो यहां पर रफ वाले पे प्रोटीन मैन्युफैक्चर हुआ क्योंकि वहां राइबोसोम्स है। अच्छा, तुमको आ सकता है हाउ डू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोड्यूस प्रोटीन, या एग्जैक्टली एक रीजन, एक पॉइंट क्या है, बिकॉज दे हैव देयर राइबोसोम्स। ठीक है, और स्मूथ वाला जो है वो फैट या फिर लिपिड, लिपिड इज नथिंग बट फैट ही होता है। तो मैन्युफैक्चर ऑफ लिपिड बोला है तो मतलब मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स। तो स्मूथ वाला क्या मैन्युफैक्चर कर रहा है, फैट, और रफ वाला क्या मैन्युफैक्चर कर रहा है, प्रोटीन। मैन्युफैक्चरिंग हो गई, अब आगे ट्रांसपोर्ट भी तो होगा, पर इसके अलावा इनके फंक्शंस भी देखो कि जो ये फैट और प्रोटीन बना रहे हैं उन फैट और प्रोटीन का इस्तेमाल कहां कहां पर आ रहा है। ठीक है, कई जगहों पे आता है तो वो देख लो क्योंकि वो भी फंक्शन में इंक्लूड करना है। सम ऑफ द फैट एंड प्रोटीन हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। जो सेल का मेम्ब्रेन है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उस सेल मेम्ब्रेन के मैन्युफैक्चर या उसके बिल्टअप के लिए भी फैट और प्रोटीन की जरूरत है। तो सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन के लिए जो फैट और प्रोटीन चाहिए वो कहां से आता है, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सप्लाई करता है। ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन के बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। नाउ दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस? It is the process of formation of cell membrane. The process of formation of cell membrane is called membrane biogenesis. और इसमें देखो प्रोटीन और फैट जो कि मैन्युफैक्चर हुए थे एंडोप्लाज्मिक में, वो यहां पर काम आ रहे हैं। इसके अलावा some other protein and fat function as the enzymes and hormones. तुमने सुना होगा कि हमारे डाइजेशन के लिए बहुत सारे एंजाइम्स काम आते हैं। एंजाइम्स आर नथिंग बट काइंड ऑफ बायो कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के बारे में 10th में पढ़ोगे, फिलहाल शॉर्ट में बताऊं तो हमारी बॉडी में ऐसे केमिकल्स हैं जो हमारी बॉडी की केमिकल रिएक्शंस को, बायोलॉजिकल रिएक्शंस को क्या करते हैं, वो स्पीड अप करते हैं। तो ऐसे केमिकल्स को जो हमारी बॉडी ने नेचुरली प्रोड्यूस किया है उसको एंजाइम्स बोलते हैं। एंजाइम्स आर दे स्पीड अप द बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल रिएक्शंस इन टेकिंग प्लेस इनसाइड द बॉडी। तो जो भी चाहे डाइजेशन हो या कोई भी तरह का रिएक्शन हो, उसको फास्ट करने के लिए एंजाइम्स का इस्तेमाल होता है। जैसे सलाइवरी अमाइलेज है ना, हमारा सलाइवा के अंदर होता है, सो डाइजेशन तेज करने के लिए बना है। सो इसमें से देखो कुछ फैट और प्रोटीन जो यहाँ बने हैं वो सेल मेम्ब्रेन बनाने के काम में आ गए, कुछ फैट और प्रोटीन जो है वो एंजाइम्स के तौर पे या हार्मोन्स के तौर पे काम करते हैं। बेसिकली याद रखो, जो हार्मोन्स हैं या जो एंजाइम्स है वो क्या हैं, दे आर स्पेशल प्रोटीन्स। ठीक है, दे आर मेड ऑफ दिस फैट एंड प्रोटीन जो हमारे एंडोप्लाज्मिक ने बनाया था। ठीक है, तो याद रखना हार्मोन कैसे बना है, तो यू नो द आंसर नाउ। ओके, इसके बाद गोल्गी अपैरेटस। तो अपन ने बात कर लिया किसका, मैन्युफैक्चरिंग का। अब कंपनी में सामान मैन्युफैक्चर तो हो गया, पर उसको अब कहीं ना कहीं सही तरीके से पैक करके और उसको डिस्पैच करने का काम किसी का तो होना चाहिए। तो भाई वो जो पैकर एंड मूवर है, पैकर एंड ट्रांसपोर्टर है, वो कौन है, वो गोल्गी अपैरेटस है। अच्छा, गोल्गी अपैरेटस, गोल्गी वर्ड आया है फ्रॉम अ साइंटिस्ट कॉल्ड कैमिलो गोल्गी। उसके बारे में डिटेल एनसीईआरटी में है, जस्ट चेक करना बॉक्स में। ठीक है, सो व्हेन आई से गोल्गी अपैरेटस, देखो स्ट्रक्चर कैसे दिख रहा है और देखो कैसे एंडोप्लाज्मिक से लगभग जुड़ा ही हुआ है। सो ऑलमोस्ट वेरी क्लोज टू एंडोप्लाज्मिक, ताकि जो चीज एंडोप्लाज्मिक बनाए उसको ये ले जाके और उसको पूरे सेल में, सेल के अंदर या सेल के बाहर ट्रांसपोर्ट कर सके। तो देखो कहीं भी फैक्ट्री होती है तो उसके बगल में ही ट्रांसपोर्टर्स का कंपनी होता है। ठीक है ना, फैक्ट्री जहां पे भरमार है वहां पर ही जो ट्रांसपोर्टेशन जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर भी देखो, जहां एंडोप्लाज्मिक उसी के बगल में गोल्गी अपैरेटस, ताकि फिर वो चीजों को जो बना है वहां पर उसको लेके और ट्रांसपोर्ट कर सके। तो आ जाओ वो भी देख लेते हैं।
सो इट वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैमिलो गोल्गी, इसलिए नाम गोल्गी अपैरेटस है। इट कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स अरेंज अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर इन द स्टैक्स कॉल्ड सिस्टर्न्स। अब देखो ये भी मेम्ब्रेन बाउंड है एंड इट इज ऑल्सो द लार्ज नेटवर्क, है ना। तो सिस्टम बोलो या लार्ज नेटवर्क बोलो, बात एक ही है। सो इट इज ए सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसल, है ना, जिसमें चीजें हो सकती हैं, ट्रांसफर हो सकती है। सो वेसल जैसे हमारा ब्लड वेसल है, वैसे यहां पर भी एक वेसल है, अरेंज अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर। अगर ऊपर से देखा जाए तो ऑलमोस्ट जितने भी वेसल्स हैं वो आपस में कैसे हैं, दे आर ऑलमोस्ट लाइक पैरेलल टू ईच अदर। सो इट इज ए सिस्टम किस चीज का सिस्टम है, ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसल्स विच आर अरेंज अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर। एक ऐसे झुंड की फॉर्म में, एक ऐसे स्टैक्स है, और उसी स्टैक को क्या बोलते हैं, उसी को सिस्टर्न कहते हैं। उसी ग्रुप को क्या बोलते हैं, सिस्टर्न। उस अरेंजमेंट को सिस्टर्न बोलते हैं। तो ये उसका स्ट्रक्चर हो गया, किसका, गोल्गी अपैरेटस का। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसल्स, ठीक है, which are approximately parallel to each other in the form of stacks called cisterns। याद रखो, in the form of stacks called cisterns। ओके, आगे अब फंक्शन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मैं यहां पर इसको लिख देता हूं। These membranes are often, या फिर मैं बोल देता हूं, आप लिख सकते हो, These membranes are often connected with membranes of endoplasmic reticulum। इसका जो मेम्ब्रेन है वो एंडोप्लाज्मिक के मेम्ब्रेन से ऑलमोस्ट कनेक्टेड होता है। रीजन मैंने बता दिया, ठीक है। और क्या है वो रीजन, ऑलमोस्ट कनेक्टेड होता है। द मटेरियल सिंथेसाइज्ड नियर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज पैकेज्ड एंड डिस्पैच्ड टू वेरियस टारगेट्स इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल थ्रू द गोल्गी अपैरेटस। ठीक है, जो भी मटेरियल सिंथेसाइज होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, उसको प्रॉपरली पैक करके डिस्पैच करने का काम, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम, ठीक है, बहुत सारे जो डिफरेंट टारगेट्स है, जहां पर भी सेल के अंदर भेजना है कि सेल के बाहर भेजना है, ये सब चीजें पैक और डिस्पैच करके कौन करता है, गोल्गी अपैरेटस करता है। ओके, नेक्स्ट इज इट्स फंक्शन इंक्लूड स्टोरेज, modification and packaging of the products in vesicles। ठीक है, तो यानी जो भी चीजें, मतलब एग्जैक्टली पैकेज और डिस्पैच में क्या हो रहा है, तो वो स्टोर भी करता है, टेम्पररी स्टोरेज भी कर रहा है, ठीक है, मॉडिफाई करके जहां पर जैसी नीड है, कहीं पे हार्मोन्स की फॉर्म में चाहिए तो हार्मोन्स की तरीके से उसको पैक करके दिया जाएगा, कहीं पे एंजाइम्स की तरीके से तो एंजाइम्स की तरह उसको सप्लाई कर रहा है। सो थोड़ा मॉडिफाई करके और ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका है, गोल्गी अपैरेटस का है। ठीक है, कमिंग टू, इन सम केसेस कॉम्प्लेक्स शुगर मे बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर इन दी गोल्गी अपैरेटस। ठीक है, तो कुछ केसेस में सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर, मतलब ये सब शुगर कहाँ से आ गया बॉडी में, हमारा बॉडी में डिफरेंट स्टोरेज भी होता है ना, हम जो खाना पीना खाते हैं, है ना, तो उन चीज़ों को स्टोर भी किया जाता है। तो जो सिंपल शुगर के फॉर्म में अगर कहीं पे सेल के अंदर सिंपल शुगर गया तो उसको कॉम्प्लेक्स शुगर में, है ना, कॉम्प्लेक्स शुगर मे बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर, ताकि उसको स्टोर किया जा सके। ठीक है, सो ये भी होता है। अच्छा, एक और फंक्शन यहां पर याद रखो, पैकेज डिस्पैच तो कर ही रहा है, स्टोरेज मॉडिफिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट वाला काम तो कर रहा है, इसके अलावा सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट भी कर रहा है। और एक और फंक्शन जो हम आगे देखेंगे, अगला वाला, लाइसोसोम्स को बनाने के लिए भी गोल्गी अपैरेटस इज इन्वॉल्व इन दी फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। लाइसोसोम जिसको हम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखना वो चीज को आगे पढ़ना है उसको। सो लाइसोसोम्स आर मैन्युफैक्चर्ड विद द हेल्प ऑफ व्हाट, सो इसका एक बहुत अहम रोल है। गोल्गी अपैरेटस जो है, इट इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स, याद रखना। आते हैं उसी लाइसोसोम की बात करते हैं अब। लाइसोसोम्स देखो सेल के अंदर है और उसके अंदर भरपूर लिक्विड भरा पड़ा है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स है, स्ट्रॉन्ग
डाइजेस्टिव, बिस्कुट नहीं है, एंजाइम है, ठीक है। सो स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है वो इसके अंदर रहते हैं। इसके अंदर लाइसोसोम्स के अंदर भैया, अरे भैया, तो यहां पर जस्ट लाइक द पॉइजन है ना, एक जहर की पोटली, इसको नाम दे दूं, दिस नाम इज वेरी जबरदस्त, ठीक है, जहर की पोटली, ठीक है, जहर की पोटली। सो सुसाइडल बैग्स, गार्बेज बैग्स के कुछ भी कह लो। तो अब यहां पर इसका फंक्शन पता लग गया है यहीं पर कि गार्बेज बैग क्यों बोलते हैं, क्योंकि लाइसोसेल्स के अंदर कोई भी चीज जो आ गई बाहर से, मान लो कोई एलियनेटेड चीज आ गई जो फालतू की चीज है, कचरा पट्टी है, तो उसको ये अपने अंदर भर लेगा, ठीक है। और दूसरी बात, कोई भी जब सेल जब खराब हो जाएगा या सेल जब डैमेज हो जाएगा, ऐसे टाइम पे सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी यही होता है। सो देख लो फिलहाल लाइसोसोम्स कैसे जहर की पोटली घूम रही है सेल के अंदर, राइट। अब लाइसोसोम्स की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चरली क्या है लाइसोसोम्स? Lysosomes are membrane bound sac filled with digestive enzymes. These enzymes are made by RER. Made by rough endoplasmic reticulum. हाँ, तो ये असल में प्रोटीन है। जैसे सांप का जहर वो भी प्रोटीन होता है, वैसे यहां पर भी ये जो लाइसोसोम्स के अंदर जो ये एंजाइम्स है, दे आर नथिंग बट दे आर दी प्रोटीन, ठीक है। और ये प्रोटीन कौन बनाया था? ये प्रोटीन बनाया था आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो स्ट्रक्चर, ये इसका स्ट्रक्चर है लाइसोसोम्स का। लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड sac filled with digestive enzymes and these enzymes are made by rough endoplasmic reticulum, ठीक है। आगे देखें तो लाइसोसोम्स आर काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम, जस्ट लाइक गार्बेज बिन जैसा वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। लाइसोसोम्स हेल्प टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग द फॉरेन मटेरियल्स एज वेल एज द वॉर्न आउट सेल्स। मतलब क्या है इसका कि लाइसोसोम्स का काम पूरे सेल में, मान लो एक शहर है, इस पूरे शहर में घूम के जो भी सेल के अंदर कुछ कचरा उत्पन्न हुआ है या बाहर से कोई ऐसी चीज आ गई है जो कि वेस्ट है, कोई हवा से कोई उड़ के आ गई है, मान लो से फॉर एग्जांपल हम कहेंगे एक सिटी है, उसमें बाहर से कुछ आ गया कचरा बचरा, तो उसको साफ करने का काम। और सेल के अंदर कोई चीज आ गई, जैसे होता है ना, मान लो हमारे देश के जो जवान हैं, जो पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, ये जो मिलिट्री हो गई, डिफेंस हो गया, ये क्या करता है कि बाहर से कुछ कचरा आ गया उसको साफ करने का काम, या अंदर कुछ कचरा उत्पन्न हो गया उसको साफ करने का काम। तो लगभग यहां पर भी यही काम इसका है। बहुत स्ट्रॉन्ग काम है, बहुत ही मजबूत काम है कि अंदर कुछ कचरा आ गया तो उसको खत्म करने का काम, लेके अपने अंदर भर लेने का, और बाहर से कुछ कचरा आ गया तो सो इट कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल एज दी वॉर्न आउट, है ना, सेल के जो खराब टुकड़े हिस्से हो सकते हैं वो डाइजेस्ट करता है। एंड व्हाई इट इज कॉल्ड सुसाइडल बैग, ठीक है। लाइसोसोम्स, अच्छा अभी ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करते हैं वो भी देख लो पहले लाइन। लाइसोसोम्स ब्रेक देम as they contain powerful enzymes, powerful digestive enzymes, ठीक है। तो ये जो भी चीज उसने अपने अंदर भरी है उसको वो पूरा तोड़ फोड़ के, और क्यों तोड़ फोड़ पाएगा? बिकॉज उसके अंदर बहुत खतरनाक वाले डाइजेस्टिव एंजाइम्स है। अब देखो ये, दिस इज वन इंपॉर्टेंट फंक्शन, दिस इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन। व्हेन द सेल गेट्स डैमेज्ड, जब सेल ही डैमेज हो गया, या फिर लाइसोसोम्स, व्हेन द सेल गेट्स डैमेज्ड द लाइसोसोम्स बर्स्ट एंड द एंजाइम्स डाइजेस्ट देयर ओन प्रोटीन, ओन सेल, ठीक है। व्हाई इज कॉल्ड सुसाइडल बैग?
सो दिस इज कॉल्ड सुसाइडल बैग बिकॉज जब सेल डैमेज हो गया, ठीक है, ऐसे कंडीशन में ये लाइसोसोम बर्स्ट हो जाएगा और अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर लेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन आई एम सेइंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाई लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स? तो उसको ये लिखने का, व्हेन द सेल गेट्स डैमेज्ड, इन दैट केस लाइसोसोम मे बर्स्ट एंड डाइजेस्ट देयर ओन प्रोटीन, सॉरी इन देयर ओन सेल। ओके, अब बात करते हैं भाई अपना अगला वाला जो चौथा वाला है, इट इज द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। मैंने बताया था इसमें सेल के लिए जो जरूरी एनर्जी है एटीपी के फॉर्म में। याद रखना, व्हाट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। हमारा सेल या हमारी बॉडी में पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिसिटी से हमको एनर्जी नहीं मिल सकती। वी कैन नॉट ड्रिंक पेट्रोल एंड हैव एनर्जी, राइट। तो हमारी बॉडी में जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो कहां से आती है? दैट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय या इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और वो एटीपी कहां मैन्युफैक्चर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। हेंस माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, आ जाओ यहां पे देख लो। सो स्ट्रक्चर देख लो इसका क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन कवरिंग इंस्टेड ऑफ जस्ट वन। तो ये भी डबल मेम्ब्रेन है, एक बाहर का मेम्ब्रेन है और एक अंदर का जो फोल्डिंग्स है वो। सो द आउटर मेम्ब्रेन इज वेरी पोरस। पोरस मतलब उसमें होल्स होते हैं, बाहर की मेम्ब्रेन में होल्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ठीक है, सो आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस एंड द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। है ना, दिख रहा है तुमको इतना सारा फोल्ड्स है। तो ये इतना सारा फोल्ड क्यों है वो तुमको पता लगेगा। मैंने बताया कि पावर हाउस ऑफ द सेल है, एटीपी जनरेशन रिएक्शंस होते हैं। अब वो एटीपी जनरेशन रिएक्शंस जो है, उस रिएक्शन को ज्यादा होने के लिए यू नीड सरफेस। जितना ज्यादा सरफेस एरिया रहेगा उतना ज्यादा वो रिएक्शंस हो पाएगा, उतना एटीपी ज्यादा जनरेट हो पाएगा। इसलिए इसका अंदर का मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड ताकि ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया मिल पाए और ज्यादा से ज्यादा रिएक्शंस हो पाए। आर यू समझिंग और नॉट समझिंग? तो यहां पर वाई दिस डीप फोल्डिंग्स इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया? बिकॉज दे प्रोवाइड सरफेस फॉर द एटीपी जनरेशन रिएक्शन। वही चीज दी है यहां पर, देखो। सो माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन्स इंस्टेड ऑफ जस्ट वन। Outer membrane is porous, inner is deeply folded. Now what is that? Why is that called power house of the cell? So the energy required for the various chemical activities needed for the life is released by mitochondria in the form of adenosine triphosphate. ATP का full form याद रखो, ठीक है। And ATP is known as the energy currency of the cell. लगभग ये सब चीज बता दिया हमने कि जो एनर्जी हमारी बॉडी को डिफरेंट एक्टिविटीज करने के लिए रिक्वायर्ड है वो सेल में माइटोकॉन्ड्रिया में ही प्रोड्यूस होता है इन द फॉर्म ऑफ ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। व्हाट इज दैट? इट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो अभी वो फोल्डिंग में रिएक्शन के बारे में दिया है माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, ये वाला पॉइंट मैंने बता दिया, डीपली फोल्डेड है। डीपली फोल्डेड वाला पॉइंट यहां पर ऐड कर सकते हो कि द डीप फोल्डिंग इन द इनर मेम्ब्रेन एक्चुअली अलाउज द सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेशन रिएक्शंस। ठीक है, आगे माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रेंज ऑर्गेनल्स। क्यों स्ट्रेंज है भाई? इन द सेंस दैट they have their own DNA and ribosomes। याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद के DNA और राइबोसोम्स है। जैसे न्यूक्लियस के अंदर होते लगभग वैसे ही है ना, खुद के DNA और राइबोसोम्स है। इसीलिए ये भाई ये बाहर पे ज्यादा डिपेंड भी नहीं करता, ये खुद के प्रोटीन किसी और पे डिपेंड नहीं करेगा अपने प्रोटीन मैन्युफैक्चर के लिए, ये खुद भी बना लेता है। सो देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक देयर ओन प्रोटीन। जैसे होता है ना कि भाई अगर मेरे को बाहर इलेक्ट्रिसिटी हमको चाहिए तो हम बाहर से लेते हैं, हमको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आती है। पर अगर मान लो मैंने अपना ही सोलार सेल लगा दिया तो खुद का मैं अपना एनर्जी प्रोड्यूस कर पाऊंगा। आई एम जस्ट कंपेयरिंग। तो यहां पर भी समझो कि इसको राइबोसोम्स और डीएनए इसके पास क्योंकि खुद के हैं, है ना, क्योंकि सोलार सेल जैसी चीज है। जस्ट कंपेयर, ठीक है। सो इसके लिए ये अपने प्रोटीन खुद बना सकता है। तो क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू प्रोड्यूस देयर प्रोटीन? बोलने का, दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। जहां भी डीएनए राइबोसोम्स है अपने प्रोटीन वो बना सकता है। इस मामले में वो स्ट्रेंज है। सो ऐसे भी आ सकता है कि व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रेंज इन स्ट्रेंज ऑर्गेनल, दे हैव देयर ओन डीएनए एंड
दिस राइबोसोम्स, ठीक है। प्लास्टिड्स की बात करते हैं भाई, अपना पांचवा वाला ऑर्गेनल आ गया प्लास्टिड्स, एंड दे आर कॉल्ड द किचन ऑफ द सेल। प्लास्टिड्स को किचन ऑफ द सेल कहा जाता है। आप देख सकते हो इसमें बाहरी मेम्ब्रेन है, इसमें भी डबल मेम्ब्रेन है, आउटसाइड इनसाइड डबल मेम्ब्रेन है। इसमें स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा इज व्हाट, दी अंदर का मैट्रिक्स, अंदर का जो प्लाज्मा है, ठीक है, इट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। और इसके जो एक एक कॉइन्स है उसको थैलेकॉइड्स बोलते हैं, और इसके झुंड को ग्रैनम कहा जाता है, ठीक है। दिस ल्यूमिन नॉट इंपॉर्टेंट। तो यहां पर समझो कि ये दो चीजें हैं इस प्लास्टिड के अंदर, दो मेन चीजें हैं। एक है जो उसके अंदर का फ्लूइड है विच इज कॉल्ड द स्ट्रोमा, और उसके अंदर जो ये झुंड झुंड जैसी चीजें जो लगी हुई हैं, जो एक्चुअली थैलेकॉइड से मिलके बनी है, दिस इज दी ग्रैना। तो प्लास्टिड्स के अंदर ये दो इंपॉर्टेंट चीजें होती है, एक जो उसका मैट्रिक्स है, जो फ्लूइड है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा, और दूसरा जो उसके अंदर जो सेट बने पड़े हैं, जो ये स्टैक ऑफ समथिंग ये बना हुआ है, दैट इज असल में द ग्रैना। तो स्ट्रोमा एंड ग्रैना ये दिख रहे हैं आपको प्लास्टिड्स के अंदर, राइट। डबल मेम्ब्रेन होता है ये भी, और फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन है जिसमें CO2 और H2O से C6H12O6 बनता है, उस रिएक्शन में असल में बहुत सारे पार्ट्स में या स्टेप्स में वो रिएक्शन होता है। ऐसे रिएक्शन भी होते हैं जो सनलाइट के एब्सेंस में भी हो सकते हैं, और उसमें ऐसे कुछ रिएक्शंस भी होते हैं जो सनलाइट के प्रेजेंस में भी हो सकते हैं, और सब मिला के टोटल में फिर वो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन दिखता है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन जो है CO2 प्लस H2O प्लस गिव्स C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। इफ यू वांट टू बैलेंस तो यहाँ पर ये 6 आ जाएगा। सो यहाँ पर ये ओवरऑल रिएक्शन होने के लिए जो बहुत सारे छोटे छोटे रिएक्शंस होते हैं, मैंने बताया उसमें से कुछ हैं जो लाइट के प्रेजेंस में होते हैं, कुछ जो है जो डार्क में भी हो सकता है। सो जो लाइट के प्रेजेंस में हो सकते हैं उनको लाइट रिएक्शंस बोलते हैं, और जो लाइट के बिना भी हो सकते हैं उनको डार्क रिएक्शंस बोलते हैं। नॉर्मली ऑल दी लाइट रिएक्शंस आर डन इन द ग्रैना, नॉर्मली ऑल दी डार्क रिएक्शंस आर डन इन द स्ट्रोमा, ठीक है। तो ऐसे करके पूरा फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता है यहाँ पर। तो बेसिकली व्हेन आई से प्लास्टिड्स, दे आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स। प्लास्टिड्स के बारे में हमने पढ़ा कि दे आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स, ऑलराइट। और प्लास्टिड्स के भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है क्रोमोप्लास्ट और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमो इज कलर्ड, ल्यूको इज व्हाइट, और समटाइम्स इट्स कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। तो दो टाइप की प्लास्टिड्स है, एक जो कलर्ड है और एक जो व्हाइट है, ठीक है। कलर्ड प्लास्टिड्स में भी, क्रोमोप्लास्ट में भी ऐसा क्रोमोप्लास्ट भी होता है जिसमें क्लोरोफिल है, ठीक है। क्लोरोफिल कंटेनिंग प्लास्टिड्स को हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो इसमें देखो ये क्लोरोफिल पिगमेंट्स हैं, दे आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, उसी का स्ट्रक्चर हमने देखा था। क्लोरोप्लास्ट आर इंपॉर्टेंट इन दी फोटोसिंथेसिस। असल में फोटोसिंथेसिस के लिए कौन चाहिए, क्लोरोप्लास्ट चाहिए, जो एक्चुअली फोटोसिंथेसिस कर पाता है। ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या है फिर, अगर ये फोटोसिंथेसिस करते तो इनका काम क्या है। सो ल्यूकोप्लास्ट, एक मिनट, क्रोमो इज कलर्ड, ल्यूको इज व्हाइट। ल्यूकोप्लास्ट प्राइमरीली ये किस लिए है, ये स्टोरेज के काम में आता है, ठीक है। स्टोरेज करते हैं स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन, ग्रैन्यूल्स, ये सब चीजों को स्टोर करने का काम है ल्यूकोप्लास्ट का, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस करने के लिए कौन है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। ल्यूकोप्लास्ट है स्टोरेज, क्रोमोप्लास्ट है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। स्टोरेज भी किस चीज का, स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन, मतलब लगभग सभी चीजों का, देखो ना, फैट का भी कर रहे हैं, प्रोटीन का भी कर रहे हैं, स्टार्च का भी कर रहे हैं, सबका स्टोरेज ल्यूकोप्लास्ट करता है। सो प्लास्टिड्स के दो टाइप, क्रोमो एंड ल्यूको, ओके। इसके बाद इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो स्ट्रक्चर है, द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लास्टिड कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन
लेयर एम्बेडेड इन द मटेरियल कॉल्ड स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर मेम्ब्रेन, देखो यहाँ पर डिफरेंट मेम्ब्रेन मटेरियल है, ठीक है। और लाइक दी माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी स्पेशल है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या स्पेशलिटी थी, अपने डीएनए और राइबोसोम्स थे जिससे वो प्रोटीन बना सकते थे। यहाँ पर देखो like mitochondria, plastids also have their own DNA and ribosomes, hence they can make their also protein, अपने प्रोटीन बना सकते हैं, राइट। अब आते हैं हम सीधे द स्टोर रूम ऑफ द सेल, द वैक्यूल। आप देख सकते हो सेल का जो ये वैक्यूल है, जो खाली स्पेस है, ठीक है, एंड मेनली दैट इज यूज फॉर स्टोरेज, इसलिए इसको स्टोर रूम कहा जाता है, राइट। सो सेल वैक्यूल, एनिमल सेल में छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, प्लांट सेल में छोटे वैक्यूल्स भी होते हैं, पर एक बड़ा वैक्यूल भी होता है जो लगभग सेल का 50 to 90% जो स्पेस है प्लांट सेल का, इट इज ऑक्यूपाइड बाय द सेंट्रल वैक्यूल, राइट। सो वैक्यूल का अगर हम बात करें, सो दे आर नथिंग बट द स्टोरेज सैक, ठीक है, ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड कंटेंट। तो वैक्यूल के अंदर क्या होता है, लिक्विड सॉलिड्स स्टोर होते हैं, hence it is called the storage sac of the cell. It is called the storage sac of the cell. Vacuoles are small sized in animal cells while plant cells have very large vacuoles. जो हमने ऑलमोस्ट बता दिया, स्टोरेज सैक है, वैक्यूल्स प्लांट सेल के बड़े हैं, एनिमल सेल के छोटे हैं। प्लांट सेल वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू दिस सेल, ठीक है। प्लांट सेल वैक्यूल्स क्या है, सेल सैप से भरे पड़े हैं, ठीक है, यानी कि वो समझो एक तरीके का, समझो पानी, वाटर है उसके अंदर, ठीक है, या लिक्विड चीज से भरा हुआ है प्लांट सेल्स का जो ये वैक्यूल है, एंड जिससे उसके अंदर थोड़ा सा टफनेस आता है, थोड़ा सा वो रिजिड स्ट्रक्चर बनता है। अगर समझो खाली रहेगा तो क्या होगा, वो एकदम लूज सा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। इट स्टोर्स इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस लाइक अमीनो एसिड, शुगर एंड अदर एसिड्स एंड सम प्रोटीन्स। तो वैक्यूल क्या स्टोर करता है, वेरी इंपॉर्टेंट टू एज अ फंक्शन याद रखोगे ये, अमीनो एसिड, शुगर, ऑर्गेनिक एसिड्स एंड सम प्रोटीन्स, ये सबका स्टोरेज कौन करता है, वैक्यूल करता है। सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव फूड वैक्यूल, जैसे अमीबा के अंदर भी फूड वैक्यूल्स होते हैं, एंड सम अदर हैव स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स टू एक्सपेल एक्सेस वाटर एंड वेस्ट। तो फूड वैक्यूल भी होता है, वेस्ट को रिमूव करने के लिए भी वैक्यूल प्रेजेंट होता है, हाँ। तो ये भी ध्यान रखें कि वैक्यूल सिर्फ स्टोरेज नहीं करता, अमीनो एसिड, शुगर, ऑर्गेनिक एसिड, प्रोटीन, ये सब की स्टोरेज के अलावा भी वो फूड वैक्यूल्स भी कंटेन करता है, और वेस्ट को एक्सपेल करने के लिए भी वैक्यूल्स होते हैं, राइट। अब बात करते हैं हम, तो ऑलमोस्ट नाउ वी आर डन विद दी सेल ऑर्गेनल्स। याद रहे इसमें सबके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ये नहीं भूलने हैं। स्ट्रक्चर की लगभग मैंने एक ही लाइन बताई है, फंक्शंस यहां पर तुमको कई बताए गए। एक और फंक्शन मैं ऐड करना चाहूंगा इन दी स्मूथ एंडोप्लाज्म। एंडोप्लाज्म वाले में एक और फंक्शन याद रखो जो आपकी बुक में दिया हुआ है, दी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द लीवर सेल इन केस ऑफ वर्टिब्रेट्स। हम लोग वर्टिब्रेट्स हैं जिनमें वर्टिब्रल कॉलम है, तो हमारे लीवर सेल के जो SCRs हैं वो एक्चुअली क्या करते हैं, दे हेल्प इन डिटॉक्सिफाइंग द एक्सटर्नल केमिकल्स, फॉरेन मटेरियल्स। मतलब अगर मान लो कोई तुमने सुना होगा कोई बंदा ज्यादा अल्कोहल पी रहा है तो उसका लीवर खराब हो गया। एग्जैक्टली क्या हो रहा है, उसका लीवर फाइट करता है, बाहर कोई भी जहर हमारी बॉडी में गया तो उससे लीवर सेल्स फाइट कर रहे हैं, और वो फाइट करने के लिए कौन हेल्प कर रहा है, वही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, डिटॉक्सिफाई करने का काम कर रहा है। फाइट करना मतलब डिटॉक्सिफाई करना, उसकी टॉक्सिक चीज को खत्म करना। लेकिन जब लगातार वो बंदा पीता ही जा रहा है, लीवर खराब हो गया, बिकॉज कितना फाइट करेगा। सो SCR का एक और फंक्शन है, SCR इन केस ऑफ लीवर सेल्स ऑफ वर्टिब्रेट्स, दे हेल्प इन डिटॉक्सिफाइंग एनी फॉरेन मटेरियल, ठीक है। अब आते हैं सेल के ऑलमोस्ट एंड पार्ट पे, जहां पर हम बेसिकली सेल डिवीजन और सेल के टाइप्स की बात करेंगे बेस्ड ऑन वन मोर थिंग। सो हमारा बॉडी में जितना भी सेल है, चाहे वो बोन सेल है, आई सेल, जितना भी है, स्किन सेल, जितना भी सेल है, वो सब का सब डाइप्लॉइड सेल होता है। डाइप्लॉइड सेल, ठीक है, मैं ना ये दिखाता हूं, चलो। तो डाइप्लॉइड सेल का मतलब उसमें पूरे के पूरे 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जो असल में क्या होता है 23
प्लस 23, ऐसे पेयर में होता है, ठीक है। एक साइड मान लो ये 23 है और दूसरी साइड मान लो ये 23। सो असल में ये मिला के 46 होता है, ठीक है। ऐसे सेल्स को हम बोलते हैं डाइप्लॉइड सेल्स। इसको 2n टाइप से हम रिप्रेजेंट करते हैं, जस्ट रिप्रेजेंट 2n, क्योंकि दोनों सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है। मान लो एक फादर से आया एक मदर से आया, दोनों सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। और जो सेल सिर्फ आधा इंफॉर्मेशन कंटेन कर रहा है, मतलब ओनली 23 क्रोमोसोम्स, दैट इज कॉल्ड हैप्लॉइड। मैं अच्छा ये 46 23 इंसानों के हिसाब से बता रहा हूं, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। सो सिर्फ हाफ इंफॉर्मेशन, नॉर्मल से हाफ इंफॉर्मेशन कंटेन कर रहा है, इसलिए इसको हैप्लॉइड बोलते हैं। और जिसमें वो पूरा वो दोनों सेट प्रेजेंट है, डबल सेट दोनों सेट प्रेजेंट है, इसलिए उसको डाइप्लॉइड सेल्स कहते हैं। सो सेल्स के दो टाइप याद रखो, हैप्लॉइड एंड डाइप्लॉइड। जैसे अच्छा मैंने बताया कि हमारा हर सेल नॉर्मली क्या है 46 कंटेन करता है। सो हमारा हर सेल जो है इट इज डाइप्लॉइड सेल, एक्सेप्ट द जर्म सेल, यानी मेल्स में जो स्पर्म है और फीमेल्स में जो एग है, सिर्फ वही हाफ ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। सो क्यों वो गैमेट फॉर्मेशन में वो आधा आधा हो गया? क्यों स्पर्म बनने पे हाफ इंफॉर्मेशन और एग में हाफ इंफॉर्मेशन है? क्योंकि फादर से 50% कैरेक्टर जाने हैं और मदर से 50% कैरेक्टर जाएंगे, तब जाके वो फर्टिलाइजेशन में जाइगोट बनेगा। तो यहां पर दिस इज हैप्लॉइड n, दिस इज हैप्लॉइड n, और ये इधर जाके डाइप्लॉइड सेल बन गया जाइगोट 2n। तो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ये 23 क्रोमोसोम फ्रॉम फादर, 23 क्रोमोसोम फ्रॉम मदर एंड कमिंग बैक टू 46 क्रोमोसोम। इसलिए हमारे अंदर, इसलिए किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर 50% पैटर्नल कैरेक्टर, 50% मैटरनल कैरेक्टर आता है। आगे बात समझ में कि हमारे अंदर 50% फादर के 50% मदर के कैरेक्टर आते हैं, बिकॉज ये प्रोसेस ऐसा है कि हैप्लॉइड सेल्स जो है वो जाके यहाँ पर डाइप्लॉइड बनते हैं, और तब जब ये सेल डिवीजन करता है तो ये सब डाइप्लॉइड टू डाइप्लॉइड ये कर रहा होता है, ठीक है। तो अभी हमको सेल डिवीजन की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है, आ जाओ। सो सेल डिवीजन जब हम कहते हैं तो सेल में असल में क्या होता है, पहले उसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है। देखो पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है तब जाके सेल डिवाइड होता है। अब न्यूक्लियस डिवीजन को कार्योकेनेसिस बोलते हैं और सेल डिवीजन को साइटोकेनेसिस। केनेसिस मतलब डिवीजन, न्यूक्लियस मतलब कार्यो, सेल मतलब साइटो। सो पहले होता है कार्योकेनेसिस, फिर होता है साइटोकेनेसिस। सो साइटोकेनेसिस इज फॉलोड बाय कार्योकेनेसिस, ठीक है। कार्योकेनेसिस मतलब न्यूक्लियर डिवीजन होगा और फिर सेल डिवीजन होगा, दैट यू कैन सी हियर। अब सेल डिवीजन की बात ही हो रही है तो दो मेन टाइप्स होते हैं इसके, दो मेन टाइप्स होते हैं। एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। बहुत आसान है समझना वैसे। अब ये टॉ से 2 याद रखो और 2 से डाइप्लॉइड याद रखो, ठीक है। जब हमारा नॉर्मल सेल डिवीजन होता है, नॉर्मली हमारी बॉडी में कहीं पे सेल डिवीजन हो रहा है, तो वहां पर क्या होता है कि हमारा सेल जो कि 46 क्रोमोसोम वाला है, जो कि 2n टाइप का है, जब वो डिवाइड भी करेगा, जब वो डिवीजन भी करेगा, तो जो नए सेल्स बनेंगे उसमें भी वो नॉर्मल सेल्स ही बनाएगा, यानी वो 2n टाइप का ही बनाएगा। तो यानी ये भी डाइप्लॉइड था और जो नए डॉटर सेल्स आए वो भी क्या है, डाइप्लॉइड ही है। तो जब डाइप्लॉइड सेल को ही जन्म देता है, जो कि हमारे नॉर्मल सेल डिवीजन में ऐसा ही होता है, दैट इज कॉल्ड माइटोसिस, डाइप्लॉइड टॉसिस 2। मियोसिस क्या है ये समझो। देखो हमारी पूरी बॉडी में माइटोसिस होता है एक्सेप्ट एक जगह पे, कहां पे, जहां पे हैप्लॉइड सेल बनता है। यानी मान लो मेल्स के केस में जो टेस्टिस है, टेस्टिस इज व्हाट, ये तो डाइप्लॉइड सेल्स है। टेस्टिस के सेल्स कैसे हैं, ये डाइप्लॉइड है। पर डाइप्लॉइड सेल्स जब स्पर्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, जब वो स्पर्म प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो स्पर्म कैसा है, मैंने बताया स्पर्म तो हैप्लॉइड है, यानी ये एन टाइप का है। यानी जहां भी डाइप्लॉइड से जो नया सेल बन रहा है, अगर वो हैप्लॉइड सेल बन रहा है, दैट इज कॉल्ड मियोसिस। तो यानी मेल्स में जो स्पर्म फॉर्मेशन है और फीमेल्स में जो एग का फॉर्मेशन है, ये जो जर्म सेल का फॉर्मेशन है, दिस इज
नॉर्मली कॉल्ड, या दिस इज डन बाय मियोसिस, क्योंकि डाइप्लॉइड से हैप्लॉइड बनना, दिस इज मियोसिस, और डाइप्लॉइड से डाइप्लॉइड ही बनना, दैट इज माइटोसिस। ठीक है, देख लो बेसिक तुम्हारे टेक्स्ट बुक के हिसाब से। अब देखो इसमें क्रोमोसोम्स पूरे पूरे हैं, डाइप्लॉइड है। जब ये डिवाइड हुए और हाफ हाफ हो गए, दैट इज मियोसिस। ठीक है, ये नाम उल्टा हो गया। ठीक है, सो दिस इज मियोसिस। और अच्छा यहां पे देखो कंप्लीट दिखा है, ये डबल के डबल बने तो ये मियोसिस, यहां पर देखो ये मियोसिस है, 2n का 2n बना है तो ये मियोसिस है, सॉरी माइटोसिस है। और जब 2n का जब डिवाइड हुआ और फाइनल सिर्फ n टाइप बन रहा है, सो दिस इज मियोसिस। पूरा इंफॉर्मेशन 46 कंटेनिंग यहां 46, तो दैट इज एक सेकेंड दिस विल एक्चुअली कंफ्यूज यू, क्योंकि यहाँ पे देखो ये 4 है, फिर 2 में डिवाइड हो रहा है, सो इसको हम ना नहीं देखते। ओके, बेटर होगा कि यू अंडरस्टैंड बाय दिस, ये ज़्यादा क्लैरिटी देगा। ठीक है, और पिछला वाला क्लैरिटी नहीं, कंफ्यूजन देगा। ओके, अभी इसमें यहाँ पर देख सकते हो आप 46 गिविंग 46 दिस इज माइटोसिस, एंड 46 गिविंग 23 वाला दैट इज हैप्लॉइड दे रहा, तो आपका मियोसिस हो गया। ओके, और भाई साहब फाइनली आपका चैप्टर हो गया, तो आई होप कि चेहरे पे खुशी आए आपके, ऐसे वाली। ठीक है, बी हैप्पी। और अगेन एज आई सेड कि इस चैप्टर का जो भी हमने यहाँ पढ़ा हुआ है, इसके नोट्स आपको ऐप पर मिल जाएंगे, एडू ऐप की ऐप प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। गो एंड डाउनलोड एंड हैव दी नोट्स विद यू। पढ़ाई करते रहें, और कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई एडवाइस, कोई सजेशन हो तो नीचे कमेंट करके बताएं। तब तक हम जो है अलविदा लेते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, नीड है, आप कमेंट करके बताते रहो, उस हिसाब से चीज़ चलती रहेंगी। वैसे अभी एक फ्लो में चल रहा है, बिकॉज आपके हिसाब से स्कूल में नॉर्मली यही फ्लो चलता है। ठीक है, इसी के साथ आज के लिए विदा लेते हैं। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय गाइस, चलो।